आ, हम लोग आप सभी का बहुत स्वागत। मैं कुंवर रंजीत चौहान, जश्न अदब की तरफ से आपका, साहित्योत्सव की तरफ से आपका इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन कि आप लोग यहाँ इस तादाद में इकट्ठा हुए। जो हम जो दो चार खाली कुर्सियाँ हैं इनको प्रणाम करते हैं, ये बाद में भर जाएंगी। प्रणाम करने का मौका तब नहीं मिलेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक ऐसी शख्सियत के बुक के विमोचन के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जिनकी कविताएं उनके ओहदे से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे एक और शायर थे, रविंदर जाकू साहिल, पुराने पंजाब के प्रोमिनेंस में होते थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि फ़न शायरी मनहूस है, शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो तो बहरहाल इनका तो ताल्लुक़ पुलिस से है। तो अ, ये डिप्टी कलेक्टर नहीं है तो खैर डीजीपी हैं। जी सर, अब हम बुला लेंगे सर, आपको बोलना होगा तो कोई मसला नहीं है। काफ़िया पैमाइश तो हो ही जाएगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आलोक भाई की कविताएं जब हमने पढ़ी, और इस बात के हम खुश नसीब भी हैं, मैं पर्टिकुलरली और हमारी फाउंडेशन भी, कि जब इन्होंने पहली बार जब कविता लिखी तो इन्होंने मुझे ही सुनाई, और हमने जो है आईआईसी के कॉफ़ी लॉन्ज में बैठ कर के, जहाँ पर ऐसे ही गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पर हमने कविताएं सुनी हैं आलोक भाई की। उस दिन ही मैं बहुत कंजूस किस्म का इंसान हूँ, सामने तो ऐसे हाँ हाँ कर देता हूँ सबके साथ कि हाँ हाँ आपको कर देंगे, आपके ही कर देंगे, लेकिन बहुत कंजूस किस्म का इंसान हूँ कि नहीं कर सकते। मैंने पहले ही दफ़े कह दिया कि सर जो है आप आइए हम कहीं पर पढ़ते हैं। फिर एक ऐसे मंच हुआ जिसमें ओम जी उसकी और श्रद्धेय हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर भी उसमें मौजूद थे, उसका संचालन कर रहे थे ओम जी। तो उनकी संचालन में आलोक जी ने, और एक हमारे दोस्त हैं, तीनों आलोक थे, आलोक अविरल, आलोक यादव और आलोक कुमार, तीनों आलोक ने, और शायद आलोक श्रीवास्तव भी थे। तो उन्होंने, दो शायर थे, दो कवि थे, उन्होंने कविताएं पढ़ी और बड़ा बहुत पसंद किए गए। फिर उसके बाद भी वो हुआ। फिर हमारी कोशिश रही कि अब किताब, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आ गई मंज़र पर, तो अब इसको शाया भी होनी चाहिए, उनको छपना भी चाहिए। तो हमने अरुण जी से गुजारिश की, इनसे बेहतर कौन हो सकता है जो इसको संभाले हुए हैं। तो हमने आलोक भाई से भी कहा, आपके भी दोस्त हैं और हमारे बड़े भाई हैं, तो हमने कहा कि आप भी गुजारिश कर लीजिए कि हम जो है ये कारनामा अंजाम दे ही दिया जाए। तो फिर इन्होंने भी जल्दी करके, तो बहरहाल कुछ करते करते ये मौका यहाँ तक आ गया कि अब जो है उस किताब की रूनुमाई, जिसको कहते हैं विमोचन, इजरा, उसका आज यहाँ तय पाया गया 9 फरवरी को, और जिसमें आप सभी सुधी लोग, आदरणीय लोग मौजूद हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, किसका किसका कहूँ, लेकिन जो ज़र्रा जो भी है, जो यहाँ जो भी शख्स बैठा है, सब आफताब हैं। और हम, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग रहें इस गुफ्तगू को, आलिमाना गुफ्तगू होगी, इनकी किताब के बारे में होगी, उसका इजरा भी होगा, और कोशिश ये रहेगी कि वक्त के अंदर, क्योंकि मैं वक्त का थोड़ा पाबंद तो हूँ, ताख़ीर ज़रूर हुई, उधर ताख़ीर नहीं होगी, तो तब तक ख़त्म हो जाए। तो मैं बग़ैर किसी देरी के, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस वक्त के वरिष्ठ कवि, आलोचक हमारे दरमियान हैं। आप इलाहाबाद, भोपाल से हैं। अब मैं अपने गुरु, अपने अभिभावक, और हमारी इस जनरेशन में जहाँ हम लोगों ने कविताएं कहना, शायरी करने सीखी, वहाँ दो लोग मौजूद हैं, आदरणीय अशोक चक्रधर जी और फ़रहत एहसास साहब। मैं दोनों लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आदरणीय अशोक चक्रधर जी हमारे गुरु। मैं डॉक्टर ओम निश्चल से भी वरिष्ठ कवि, आलोचक। आए डॉक्टर साहब। अब मैं अरुण जी से भी, इस किताब के प्रकाशक, जिनकी बदौलत हम लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए, जिनके, आइए। और आलोक कुमार साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले कि
हम लोग आगे बढ़ें। एक कोशिश ये होती है कि एक रस्म होती है कि स्वागत किया जाए, और इसके लिए अरुण जी सबसे मुफीद ये हैं कि अरुण जी की तरफ से वाणी प्रकाशन से जो सारी चीज़ें यहाँ मुकम्मल हुई हैं, तो मैं अरुण जी से गुजारिश करता हूँ कि आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी का अरुण जी, श्रद्धेय अशोक चक्रधर जी का फरत एहसास साहब, डॉक्टर साहब, और आज की बज़्म के दूल्हा आलोक जी का भी आप स्वागत करें। और अरुण जी आपके लिए बस मैं हो गया। हम आलोक जी को मिला था तो हमने ले लिया। मैं बीच बीच में बात करता रहूँगा, गुफ्तगू करता रहूँगा। आलोक जी की शख्सियत और शायरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे मैंने बताया कि शायरी में उनके एक जैसे ब्रीज़, ठंडी हवा का झोंका, ऐसी सुबह का जो महसूस होता है, ऐसा लगता है कि, और बहुत खामोश शख्सियत है, कम से कम इन सब मामलों में। पुलिस में तो जो होता है आप लोग जानते ही हैं, वहाँ नहीं वहाँ जिक्र नहीं करना। तो लेकिन एक हमारे दोस्त थे, कल मैं आपको एक सुना रहा था, मैं भूल गया था अरुण जी, मुख्तार सिद्दीकी को। तो उनका एक शेर था कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तो ऐसी ही शख्सियत है हमारे आलोक साहब की, हर जगह इनकी सोहबतें होती हैं, लेकिन अपने आप को पीछे रखने वाले। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी देरी के, मैं चाह रहा हूँ कि अरुण महेश्वरी साहब आएँ और अपने ख़यालात जो भी उनको, इससे पहले कि हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, किताब आपके सामने रखिए। आलोक भाई, अगर आप बीच में आ जाएं इधर, तो हम किताब को रुनुमाई भी पढ़ रहे हैं। साझे लम्हों की महक। मैं आपके लिए एक और तब पहनाया जाएगा। आइए अरुण जी, और इन साझे लम्हों को, अरे वाह, हाँ, तो इस महक को और बिखेरिए हम लोगों के दरमियान। और बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी, आलोचक, कवि, गीतकार श्री ओम निश्चल जी, कुंवर रंजीत चौहान, जश्न अदब और जश्न साहित्य उत्सव के कर्ता धर्ता, और हमारे बहुत ही प्रिय रंजीत जी, आपके हर वाक्य में एक शायरी होती है, जो कहते हैं उसमें शायरी होती है, और बड़े प्यार से कहते हैं सब बातों को। और हमारे प्रिय श्री फरत एहसास साहब, शायर, कवि, गीतकार, आलोक जी, जिनकी आज हम पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं। साझे लम्हों की महक, दरअसल मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 96-97 की बात है कि आलोक जी हमारे दरियागंज में पुलिस के मुखिया थे, और उनसे कभी मुलाकात ऐसे ही होती थी, तो उनका कभी फ़ोन भी आता था कि भाई साहब, मैं आपके पास ऑफिस में आकर बैठना चाहता हूँ।
मुझे किताबों से प्रेम है, मैं किताबों के बीच में आना चाहता हूँ। तो वे आते थे सहज रूप से और अपना कुछ समय बिताते थे, हम लोग साहित्यिक बातें करते थे। तो मैं कभी कभी कहता था कि भाई आप कुछ लिख भी दीजिए, कुछ किताब तैयार। बोले कहाँ भाई साहब, ये तो बहुत दूर की बात है, कभी होगी तो करेंगे। आज वो समय आ गया कि आज हमने सांझे लम्हों की महक ये पुस्तक का आज तैयार हुई और अब सबके सामने आई। दरअसल ये किताब 3 खंडों में बटी हुई है। पहले खंड है अस्तित्व के अनेक रूपों पर विचार करते हैं दार्शनिक रूप से। दूसरा है प्रकृति के छुए अनछुए रंगों पर वे अपनी टिप्पणी करते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं। और तीसरा है जब देह की सीमा समाप्त हो जाती है तब प्रेम का पाठ और विशाल हो जाता है और अभिमान की दीवारों का नष्ट हो जाती हैं। इस तरह की उनकी कविताएं इस पुस्तक में 3 खंडों में बटी हुई हैं। आलोक जी अनूठे बिंबों के साथ कविताएं करते हैं। उनके बिंब बिल्कुल नए किस्म के हैं और कुछ मतलब ऐसे जटिल हम नहीं कह सकते, लेकिन सरलता से वो अपनी बात को अपने बिंबों के साथ में, दूसरे प्रतीकों के साथ में अपनी बात को बताते हैं और हम तक संप्रेषित हो जाती है, आ जाती है। व्यवहारिक जीवन में आप अनुशासन और व्यवस्था के अंग हैं, वहीं संपूर्ण संवेदनाओं के साथ बिंबों का सहारा लेकर मानव जीवन की महीन संवेदनात्मक परतों पर आप उतरते हैं और नए आयामों को खोलते हैं। दरअसल आज जब एक आपकी कविताएं ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ तो बोलना है, चलते हैं कुछ किताब। तो मुझे असल में एक बहुत मशहूर कविता है, बहुत बड़े कवि भी हैं, उनकी मैं एक कविता के 2-4-6 लाइनें बताता हूँ, फिर आपकी पंक्तियाँ बताता हूँ कि देखिए कितना सामंजस्य होता है और जब मन में कोई भावनाएं आती हैं तो उनको किस तरीके से बहुत सहज शब्दों से कवि पाठकों से संवेदन वो करते हैं, बातचीत करते हैं। आप सब जानते होंगे, शायद अशोक जी ने तो शोध ही किया है। टेढ़े मुंह चांद की अय्यारी रोशनी, भीमाकार पुलों के ठीक नीचे बैठकर चोरों सी उचक्कों सी नाले और झरनों के तटों पर किनारे किनारे चल, पानी पर झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठे, रात बेरात वह मछलियाँ फंसाती हैं, आवारा मछुओं सी शौहदों सी चांदनी, सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे दृश्यों में गंदगी के काले से नाले के झाग पर। ये बिंब इस तरह के हैं कि जो आपको बहुत करीब ले जाते हैं समाज के, संवेदनाओं के। अब यहीं आलोक जी की एक कविता है इंतजार 2, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी इतना ही विशाल फलक लिए हुए है जिसमें हम पाठकों से जब पूरब की धरती के पीछे छुपा सूरज, जब पूरब की धरती के पीछे छुपा सूरज शुरू करता है आसमान का सफ़र और उतरता है रात की केचुली, जब साइकिल पर टांगे टिफ़िन के डिब्बे पर पड़ते हैं, सभ्यता के निर्माता एक अनिश्चित सफ़र पे। मतलब जो हमारे सभ्यता के निर्माता मतलब मज़दूर हैं, जब वे लेकर चलते हैं अपना टिफ़िन, तो एक अब जब महिलाएं स्वेटर बुनते हुए करती हैं किस्सों की जुगाली, जब फूल होने लगते धूप को विदा करते हुए उदास, जब शाम के आंचल में छुपकर आई रात की बाहों में घिर जाते हैं ये दुनिया, जब चांदनी छेड़ती है मांझी के अंदर दबी हुई रागनी, वक्त के पहियों पर बस एक ही होता है इंतज़ार। तो इस तरह जो अभी हम लोग जैसे बात ही कर रहे थे कि ये एक मतलब उन्होंने लिखा बहुत विलंब से है, बहुत ही, लेकिन उसको एब्जॉर्ब जो किया उन्होंने प्रकृति से, ब्रह्मांड से और भी चीज़ों, जब वो अपने आप लेते हैं उन चीज़ों को अपने यहाँ ग्रहण करते हैं और जब वो देते हैं तो वो एक कितना सोफिस्टिकेटेड और विशाल परिवेश बनाकर देते हैं कि पाठक उसके साथ रमने लगता है। बहरहाल अब ये किताब एक और लाइन थी वैसे अभी तो शुरुआत है, शब्दों की बारात है, इन पन्नों में छुपी किसी जज्बात की पहली मुलाकात है। तो अब ये पहली पुस्तक आई है, इसका हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण जी।
आपने बहुत संक्षिप्त लेकिन काफ़ी सारी बातें आपने बताई। आलोक जी का ये कारनामा तो है कि उनके नज़दीक प्रकृति बहुत ज़्यादा है। आप देखें तो नज़र आती है, उनकी कविताओं में नज़र आती है, और अंतर्द्वंद अंतर वेदना से जूझती हुई कविताएं खुद महसूस करते हैं। जाहिर है इस तरह के लोग जब बोलने वाले, जहाँ इतना भव्य और विशाल मंच हो जिस पे आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, प्रयाग शुक्ल जी, फरहत एहसास साहब, ओम निश्चल साहब सब मौजूद हों, तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जाहिर है आज सारी बातें होंगी उनकी कविताओं पर। आलोक जी से भी हम कविताएं सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर ओम निश्चल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्याल जो भी उसका इजहार करें। ओम निश्चल साहब। आज के मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, हिंदी कविता के कई दशकों के साक्षी और उसमें सम्मिलित, जिनकी आवाज़ की अपनी महत्ता है, आदरणीय अशोक चक्रधर जी, आदरणीय फरहत एहसास जी, अरुण जी, और आज के कवि आलोक जी, कुंवर रंजीत जी, आप सभी बंधुओं, ये बहुत ही आनंददायक चीज़ होती है जब किसी की रचना पहली बार अगर प्रकाशित होती है तो उसका रोमांच अलग किस्म का होता है। और हिंदी कविता के मुहावरे से कौन कितना परिचित है, कम से कम कवि इस अनुशासन को तोड़ता है बार बार। इस तरह से आलोक कुमार जी हों या कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी, वो कविता के सामने एक कवि होता है और कविता की अपनी कसौटी पर उसे कसना होता है। चूँकि जब आप कविता लिखते हैं तो आपकी अपनी चित्तवृत्तियों की उपज होती है, लेकिन चूँकि आप कविता लिख रहे होते हैं एक मनुष्य के रूप में, एक भोक्ता के रूप में, रसज्ञ के रूप में, अपने समय के हालात से गुजरते हुए, अपने निज के हालात से गुजरते हुए, तो जाहिर है जो लिखते हैं आप, आपके भीतर का जो उद्वेलन है वो तमाम लोगों के भीतर के उद्वेलन से मेल खा सकता है। तो ऐसा लगता है कि कवि जो है उसका संबंध संवेदना के स्तर पर बहुत बड़ी मनुष्य प्रजाति से है, जिसके भीतर एक हलचल है, उद्वेलन है, वेदना है, संवेदना है। हमारे समय के तमाम कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं, निज के भीतर झांक कर या बाहरी अलंग की कविताएं भी, वहाँ भी पीड़ा है, सफरिंग है, सुख है, और कुदरत है, और तमाम तरह के हालात हैं। और ये कविता की शर्त होती है कि आप कविता में कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। आज के हालात का तस्करा तो हमारे अखबारों में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो एक दिन की खबर होती है। लेकिन कविता की जो पकड़ है, जो कविता की अमरता इस अर्थ में है, वो कालातीत होती है। तो जिस समय एक नए कवि के रूप में आ रहे हैं आलोक कुमार जी, तो यद्यपि एक बड़े आलोचक प्रभाकर श्रोत्रिय, जो कि अनेक पत्रिकाओं के संपादक थे, वो ये कहा करते थे कि किसी कवि के पहले संग्रह को फूल की तरह उठाना चाहिए, उससे अगर कोई भूल भी हो तो फूल की तरह उसे स्वीकार करें। और उन्होंने इस तरह से अपने आचरण में, जब वे संपादक थे, तो अनेक युवा कवियों के पहले संकलन निकाले, और वे आज के बड़े बड़े अच्छे कवियों में हैं। यही काम तार सप्तक में किया कि जिन कवियों को अज्ञे जी ने प्रस्तुत किया, आप देखें कि उससे बहुत सारे कवि, बहुत बड़े कवि के रूप में, युगबोध के कवि में, वो तथाकथित युग कवि वाली शैली के कवियों में नहीं, जिनमें युगबोध बोलता है, युगपत प्रवाह बोलता है, ऐसे कवि हमारे समय में उपस्थित हुए। तो अब जब कविता की कसौटी पर इसे देखा जाना है, और आप सब लोगों के भीतर एक ऐसा मन है जिसके लिए मन बहुत चंचल होता है, वो कोई अधिकारी नहीं होता है, वो निरंकुश होता है। कवि तो निरंकुश होता है, एक निरंकुशा ही कवय। तो नीरज जैसे एक कवि जो गीतकार हैं, वे कहते हैं कि मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का,
कभी सुबह का, कभी शाम का, कभी हंसी का, कभी रुदन का, और इसी भंवरे की गलती क्षमा ने यदि ममता कर देती, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वेश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता। प्यार के पक्ष में इतनी बड़ी आवाज़, एक कवि की आवाज़, प्यार पर कितने लोगों ने लिखा है। यहाँ पर प्रयाग जी हैं, प्रकृति के अनूठे कवि हैं। देखना एक कवि की क्रिया कैसे बन जाती है, और क्रिया विशेषण कैसे बन जाती है, क्रिया कैसे जीवन के उद्बोधक तत्व के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। प्रयाग शुक्ल छोटी कविताएं लिखते हैं, बाल कविताएं भी लिखते हैं, अनेक कविताओं, बांग्ला कविताओं का अनुवाद भी किया है रविन्द्रनाथ ठाकुर को। और बांग्ला साहित्य और अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य के समामेलन से जो भाषा की गूंज पैदा होती है, वो गूंज प्रयाग जी की कविताओं में है। फरहत जी बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं। जाहिर है कि जीवन की कोई भी गतिविधि किसी कवि से अछूती नहीं है। आलोक कुमार को उस आईने में अगर हम देखते हैं तो इनके यहाँ सबसे पहले जो साझे लम्हों की महक है, अपने आप में आप देखेंगे एक वाक्य है, एक पद है, लेकिन इसके भीतर कवि सोच कर नहीं चलता, लेकिन कवि हमारी परंपरा का, व्यास की परंपरा का वंशज है। हम सब अपने समय के व्यास हैं। कुछ हम लिख रहे हैं, कुछ तुम लिख रहे हो। महाभारत चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से साझे लम्हों की महक, इसके बारे में कई बार विचार किया मैंने, क्या है ये। बहुत सामान्य सा पद है, लेकिन विशेषीकृत हो जाता है जब हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम वो मनांसी जानताम, इस वैदिक कथन के आईने में जब परखते हैं, साथ चलो साथ बोलो, यह सहगामिता है, यह सहचारिता है, यह साहित्य है। सहितस्य भावः, साझे लम्हों को, उन लम्हों को जीना जिसे हमने जिया, हम साझा कर रहे हैं। साझा सहा गया सुख या साझा सहा गया दुख, इस तरह के बहुत सारे पद हमारे यहाँ हिंदी में विन्यस्त होते रहे हैं। तो साझे लम्हों की महक में जो सबको समेटने की क्रिया है, समामेलित करने की क्रिया है, उस महक को बांटने की क्रिया है। संचय से सौरभ का यश घटता है, मधुबन की परंपरा को मत तोड़ो। हमारे कवि ने कहा, महक को, गंध को संग्रहित नहीं कर सकते, वो किसी दरवाजे, खिड़की से, सेंध से बाहर निकल जाएगी, उसको करना भी नहीं चाहिए। संचय से सौरभ का यश घटता है, मधुबन की परंपरा को मत तोड़ो। तो एक ऐसा कवि है जो साझे लम्हों की महक में साझीदार बनाना चाहता है। एक नहीं दो नहीं करोड़ों साझी मेरे प्यार में, दुख में भी साझीदार बनाना होता है। बहुत सारी कविताएं इसमें हैं। और 3 खंडों में जो बटा है, जिस पर अरुण जी कह रहे थे, उसको पूरा विशेषीकृत करके, देहरी के पार मौन, पूछती है गौरैया, और वक्त की शाख पर उगे लम्हे। तो आप देखिए कितने अच्छे शीर्षक हैं। एक कवि में यह आकर्षण होता है कि अच्छे शीर्षकों को, अच्छे पदबंधों को कैसे अपनी कविता में संजोए, जिसकी आवाज़, जिसकी अनगूंज आपका पीछा करे। कविता में तथ्य कुछ नहीं होता, कथ्य होता है पर बहुत सूक्ष्म होता, बहुत महीन होता है। आप बहुत गुस्सा हैं, गुस्से का प्रतिफलन जब कविता में होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, रिफाइनरी से छन के आएगा। और ये रिफाइनरी कवि के पास जितनी बेहतर ढंग से है, जो चाल सके, अवरोधक तत्व को बाहर कर सके और संग्रहणीय तत्व को उसमें समाविष्ट कर सके, उस पद लालित्य को कविता कहते हैं। कविता का अपार काव्य शास्त्र संस्कृत में उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है, हर भाषा में है। हर भाषा के कवि ने कविता के बारे में कहा है। आलोक जी की पहली कविता ही कविता पर है, और उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं वे खुद बताती हैं कि कितने जिम्मेदारी से ये कथन उन्होंने कविता में संजोया है। वे लिखते हैं, यदि शब्द उछल कर सही भाव की पीठ पर हो जाएं सवार, तो जन्म लेने लगती है कविता। भाव और शब्द का समन्वय, ये इस तरह से जो कविता की इमारत है, इस तरह तैयार होती है, उसकी नींव इतनी पुख्ता होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौन पर भी इनकी कविता है, और कविता का गुण ही मौन है। अज्ञे अपने समय में कहा करते थे कि शोर के इस संसार में मौन ही भाषा है। कभी कभी आप मौन रहकर भी चीज़ें कह देते हैं जो अविवक्षित हैं, अलक्षित हैं, जो कही नहीं गई हैं, जो आपके चेहरे पर नुमाया है, जो आपकी देह भाषा से नुमाया है, जो आपके मन के पटल पर है, उसको केवल कवि कह सकता है।
वो बहुत आहिस्ता शब्दों को उठाता है। और ये जब इन कविताओं से मैं भी गुजरा हूँ, एक भावक की दृष्टि से, आलोचक की दृष्टि से नहीं, तो मैंने देखा कि इसमें सुख दुख के अनेक लम्हे हैं, उदासियों के लम्हे हैं, तुम्हारे बिना और तुम्हारे साथ के लम्हे हैं। हमारी जिंदगी और क्या है? हमारी जिंदगी के होने में जो तमाम तत्व काम करते हैं, बाहरी हवाएं, भीतरी शक्तियां हमें अनुशासित करती हैं। बार बार हम अपने सुख की ओर लौटते हैं, सुख की कौंध में डूब जाते हैं, दुख की कौंध में डूब जाते हैं, प्रकृति से साहचर्य करते हैं, और तब हम जो बुनते हैं वो कविता होती है। लेकिन कविता अपने खुलने में नहीं, अपने बंद होने में है, अपने अवगुंठन में है। कविता सब खुल के बोल दे, इतनी लाउड हो जाए, सबल हो जाए, तो शायद कविता का जो अर्थ है, तभी धूमिल कहा करते थे, अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो, अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो। आदमी की पतन की पराकाष्ठा ऊपर से नहीं, नीचे से भी होती है। अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो। इसलिए घोड़े क्या लगा, जिसके मुंह में लगाम है, तो घोड़े से उस लोहे का स्वाद नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं कि लोहे का स्वाद उससे मत पूछो, लोहे का स्वाद उससे पूछो, उस घोड़े से जिसके मुंह में लगाम है, वो कि उसका सीधा उपभोक्ता है, वह उससे गुजर रहा है। तो अक्षरों में गिरे हुए आदमी को पढ़ो, यह कवि काम करता है। कविता अपने अवगुंठन में होती है। मैं इन कविताओं की जो भीनी भीनी महक है, जिसका मौन है, जिसकी खामोशी है, जो खामोशी में घटित होती है, खामोशी में गूंजती है कविता, उसके भीतर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। जैसे कहा गया, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट का पट क्या है? घूंघट वही है, कवि एक ऐसा आवरण डाले हुए होता है अपनी अनुभूतियों पर कि उसे, जो भी उसका घूंघट खोलता है, उसे उस पिए के दर्शन होते हैं। दार्शनिक अभिवृत्ति है ये, दार्शनिक विवृत्ति है ये। लेकिन पिए इतना बड़ा पद है, इसको कबीर भी इस्तेमाल करते हैं, अनेक कवि इस्तेमाल करते हैं। ये पिए साधारण नहीं है, ये वही रूह है जिस रूह के बारे में इनकी अनेक कविताएं हैं। रूह से जोड़ना, यह शरीरों से परे क्या है हमें जो बांधता है। शरीर में कुछ नहीं है, शरीर के पार निकल जाने में है। कविता जब अपनी भौतिकता से, अपनी पार्थिवता के पार चली जाती है तो कविता होती है। तो ये जो इनकी मुखरता में जो मौन है, मुझे बहुत अपील करती है। और एक और चीज़ है कि हर कवि अपनी तरह से एक असंतुष्ट प्राणी होता है। वो दुनिया को जिस तरह देखता है, अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो उसके भीतर एक प्रति संसार निर्मित होता है। ये कवि भी अनेक कविताओं में एक प्रति संसार रचता है। और प्रतीकों की रचना में, बिंबों के साहचर्य से, एक कविता है नए जूते। सब कुछ उसमें ठीक है, लेकिन नए जूते की जो अकड़ है, जो पृथ्वी पर पड़ती है, उस अकड़ को ये कवि चिन्हित कर रहा है। और ये जो प्रतीक है, हालांकि जूते इस पद पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। प्रयागी जानते हैं, सर्वेश्वर जी की जूते 1, जूते 2, 3। ब्रेख्त ने तो कभी कहा ही था कि हमने जितने ज़्यादा जूते नहीं बदले, उससे ज़्यादा मुल्क बदले। जूते एक प्रतीक है, और इसमें जूते की अकड़ फिर भी गायब नहीं होती। पृथ्वी पर पग धरने के 7 बूटों की आवाज़ आती रहती है। ये महीन आवाज़ें हैं जो कवि सुनता है। और अंततः यथार्थ के इस महाजंजाल से लड़ता हुआ एक कवि अप्रतिहत योद्धा की तरह अपने डार्क रूम में अकेला होता है। लेकिन उसका जो युद्ध है, उसका जो परिणाम है, वो कविता उस तमाम युद्धों से निकलती हुई जो सारभूत इकाई के रूप में हमारे सामने होती है। हम उसके परे जो डार्क रूम का अंधेरा है उसे नहीं देखते, हम उसका प्रतिफलन देखते हैं, उस रोशनी में कविता को पढ़ते हैं। तो ये कवि का जो कार्यभार है वो इसमें है। और देखिए, इन्होंने कई ऐसी कविताएं लिखी हैं, या ख्वाहिश की है कि ऐसी कविता हो जिसको प्रेम गीत की तरह लिखा जा सके, जिसमें संगीत हो, जिसमें रागिनी हो, जिसमें रिश्तों का एक समन्वय हो, और जिसमें स्व का विलोपन हो। स्व का विलोपन तहीं क्या है, तह साँचे चलें तजयापन पौ झिझकें कपटी जे निशाक नहीं। कवि कहता है कि प्रेम की डगर ऐसी है कि
कि आप निशंक होकर चलना है, झिझकना नहीं है। झिझकते वे हैं जो कपटी होते हैं, छली होते हैं। वे प्रेम के भाव को, प्रेम के रस को, प्रेम की रूह को नहीं पकड़ पाते, वे इस पगडंडी पर आ ही नहीं पाते। तो तह सांचे चलें तज यापन, अपना स्वत्व खोकर जो सच्चे मन से चल रहा है वह प्रेम की डगर पर पहुंच रहा है, प्रेम के साध्य पर पहुंच रहा है। तो ऐसी चीज़ें करते हैं। और इनमें बहुत सारे क्या कहते हैं कि ये भी कहना कि आलोक जी के भीतर आशा है, उम्मीद है, निराशा भी है। और निराशा के प्रत्याख्यान में या उसके निर्वचन में अनेक सारी कविताएं भी लिखी हैं इन्होंने। जैसे कि कहा जाए कि लेकिन उसके बाद भी इनके यहाँ एक पद आता है, पर कुछ है जो बचा ही रहेगा, जो बचा रहेगा। हिंदी कविता वाले जानते हैं और कि ये बचा रहेगा, हम सब में एक आशा होती कुछ बच जाएगा। अनेक संघर्षों के बाद, अनेक असफलताओं के बावजूद हमारे भीतर की जिजीविषा मरती नहीं है, कुछ तो बच ही जाएगा। अनेक बड़े कवियों के यहाँ इसी शीर्षक से, अशोक वाजपेयी की कविता है, इसी शीर्षक से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हिंदी के बड़े कवि हैं, उनकी कविता है, कुछ तो बच ही जाएगा। ये बात है। एक जगह केदारनाथ सिंह को कोट करते हैं, उनकी बड़ी मशहूर कविता है, आप में से शायद जानते होंगे। जाना, उसने कहा मैं जा रही हूं, मैंने कहा जाओ, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। तो उसको ये चिन्हित करते हैं एक कविता में, और बड़ी खूबसूरती से चिन्हित करते हैं। और यह कि आओ सीखें ऐसी भाषा, जैसे मैंने कहा, जहाँ प्रेम गीत हो, संगीत हो, रागिनी हो। हमें कुंवर नारायण का एक गीत याद आता है, बहुत बड़े कवि ज्ञानपीठ अवार्डी, एक मुझ में रागिनी है जो कि तुमसे जागनी है, रात मीठी चांदनी है, मौन की चादर तनी है। ये कवि कह रहा अपने गीत में, एक मुझ में रागिनी है जो कि तुमसे जाग। ये भी सहमेल है, ये ऐसा बाजा नहीं कि आप अकेले बजाएंगे, यह आवाज दोनों के वही है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, साथ ताली बजती है। तो यह जो सहचारिता वाला भाव है ये है। और सहअस्तित्व की कविताएं भी हैं। एक गिलहरी से इनका संवाद है, या कुदरत की आवाज़ से संवाद है। झरने, समुद्र, नदियों के संगीत। कभी रामविलास शर्मा जी बड़े आलोचक थे, वो कहा करते थे कि हमारे यहाँ पर संगीत इस तरह से नहीं बना कि झरनों का संगीत हो, नदियों का संगीत हो, हराते समुद्र की तरह संगीत हो, और वो संगीत हमारे गद्य में विन्यस्त हो, हमारी कविता में उतर आए, हमारी आत्मा में उतर आए। लेकिन अभी तो प्रकृति का जो दोहन चल रहा है, जिस पर कुंवर नारायण ने कहा था कि बचाना है मुझे नदियों को नाला हो जाने से, या मुझे मेरे जंगल और वीराने दो, सभ्यता की रोशनी में मत ले आओ मुझे, जहां रहने दो। ये जो उलटफेर है, जो मनुष्यकृत, हम तो सांख्य दर्शन के अनुगामी हैं जो कहता है केवल प्रकृति और पुरुष है, बीच में कुछ नहीं है, पुरुष भी कुछ नहीं है, पुरुष केवल दृष्टा है, कवि दृष्टा है, लेकिन कर्ता तो प्रकृति है। लेकिन प्रकृति के संहार के लिए हम सभी जैसे तत्पर हैं। एक प्रकृति बचा रहा है, बुहार बटोर रहा है उसका आंगन, एक उसको गंदा कर रहा, मैला कर रहा है, धुएं से, शोर से, मलिनताओं से। और ऐसे में ही जो सभ्यता का कवि होता है वो मुक्तिबोध की तरह कि ये दुनिया जैसी भी हो इससे बेहतर चाहिए, इसे साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए कहा। तो अनेक वर्षों बाद, 40 से 50 वर्षों बाद फिर कोई केदारनाथ सिंह उठता है। वो कभी कहता है, वो भी ज्ञानपीठ अवार्डी हमारे आदरणीय कवि हैं, वो कहते हैं कि जहां तक देखता हूं तल में कचरा ही कचरा नजर आता है, चलाना चाहता हूं आत्मा के गलियारे में स्वच्छ एक स्वच्छता अभियान, आत्मा के गलियारे में एक स्वच्छता अभियान। यानी बातें वही हैं जो हमारे पूर्वजों ने कही, लेकिन हमने बाद में संशोधित करके उसको नए तरीके से बखान किया। और मुक्तिबोध की एक कविता ब्रह्म राक्षस, इसकी अंतिम पंक्तियां जहां पर खत्म होती हैं, अशोक जी ने तो शोध ही किया है, फिर भी मैल। ये मैल है कि छूटती नहीं है। और ब्रह्म राक्षस का जो अंतर्द्वंद है, जो असमंजस है, वो आखिरी पंक्तियों तक आकर जिस तरह से निपात के साथ हमें अप्रत्यात छोड़ देता है, वहां हम बिल्कुल उस कविता को देखते रह जाते, कैसे किस स्तर पर उतने बड़े तनाव को ऐसी शिथिलताओं के साथ उस बिंदु पर छोड़ दिया है मुक्तिबोध जैसे विराट कवि ने।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कवि की जो यात्रा है, पहली यात्रा है, वो पहली यात्रा मुझे नहीं लगी। इन कविताओं के भीतर जो संसार है, जो जीवन सारांश है, जो भोगा हुआ है या देखा हुआ है या अनुभूत है, या कि शब्दों के साहचर्य में रहते हुए हमारे भीतर अनेक ऐसी व्यंजनाएं बनती रहती हैं। हम किसी को देखते हैं, प्रतिक्रिया जन्म लेती है। तो इस तरह से जो विचार की गुंजाइश है, चूंकि केवल संवेदना या केवल भाव का संसार ही कविता नहीं है, अंततः उसके किस विचार बिंदु पर ले जाती है, यह जिज्ञासा, यह प्रतिविज्ञा क्या इस कवि में है? तो मुझे लगता है कि वह विचार की शक्ति आलोक जी में बेहतर है, लेकिन विचारों ने कहीं भी इनकी संवेदना को, इनके प्रेम को, इनके भीतर की जो उमड़ घुमड़ है, उसको कहीं दबाया नहीं है। उस संवेदना, क्योंकि कोई भी विचार बिना संवेदना के खिल ही नहीं सकता, वो प्राणवायु है उसकी। ऐसे तो वो एक नैतिक प्रतिकथन बन जाएगा, उपदेश बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ उपदेश को भी मम्मट ने कहा, काव्यम यशसे अर्थ कृते शिवेतर शते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। वहाँ कांता सम्मित उपदेश है, जैसे स्त्री अपने पति को सलाह देती। कविता की यो भूमिका होती है कि वह एक स्त्री की तरह, आत्मीय स्त्री की तरह आपके कंधे पर हाथ रखती है, संव्यथी हाथ रखती है, और तब ये चीज़ें जन्म लेती हैं कि कवि कैसे एक विराट मानवता के लिए के हित में चिंतन करता है। उसकी हर कविता एक कविता भी होती है और एक नैतिक प्रतिकथन भी होती है। ऐसी बहुत सारी कविताएं इनके यहाँ हैं। कस्तूरी मृग है, सिर्फ तुम है, सपने हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं। चूँकि अगर कविताओं की, और यह मैं कहना चाहूँगा कि इस कवि में, जैसे मैंने कहा कि भीतर की बहुत सारी उदासियाँ हैं। हम थे, उदासियाँ थीं, खामोश गुलमोहर था, हम दर्द भी न गाते तो क्या बयान करते, इस हद तक भी है, लेकिन अपने को संभाला है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी कवि में, किसी कवि को देखना हो, हमारे समय के एक बड़े कवि नरेश सक्सेना कहते हैं कि कविता की कसौटी वाह नहीं आह है। जैसे कि किसी ने कहा आह से उपजा होगा गान, तो ये कविता की कसौटी है। और मैं, इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, उस पर कितनी लंबी व्याख्याएं हो सकती। व्याख्या करना भी, जिसको धूमिल कहते थे, तीसरे पाठ के बाद कविता की बड़ी दुर्गति हो जाती है। कविता केवल समझी जा सकती है, अगर व्याख्या की आप तो गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल वही काम मैं निकृष्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हुक, कूक, अवसाद और वक्रता, मैं अवध का व्यक्ति हूं, तो उस तरह से महसूस करता हूं। आपके भीतर हुक उठती है, आपके भीतर एक कूक है। जिस वेदना का यहाँ बहुत सारा आलोड़न है, सतचित वेदना, जो मुक्तिबोध का एक पारिभाषिक शब्द है, उस लेवल तक जाकर कविता को, कविता की इकाइयों को, कविता के परमाणुओं को तोड़ना, रचना, ये तोड़ने और रचने की जो समझ है कि कविता में कितना अविवक्षित छोड़ा जाए, अनकहा छोड़ा जाए, और कितने कहे को वहां रखा जाए, यह संतुलन हो तो कविता होती है। कविता की अनेक परिभाषाओं के बीच यह भी सच है कि हर कवि अपनी परिभाषिकी के साथ आता है, वो दूसरे से गवर्न नहीं होता। लेकिन कविता अपने मूल स्वभाव से, मनुष्य में पंचतत्व है तो सब मानते हैं, हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, उसका सोच, उसकी विचारधारा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रेम से बाहर नहीं है। हर कवि की अपनी पहचान है, लेकिन उसके विचार अलग होंगे। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा परिवार वाले भी इतना ही जानते हैं कि आपको मूंग की दाल पसंद है, या तरोई पसंद है, या आलू पसंद है। लेकिन आप किस सवाल का कैसे उत्तर देंगे, आप किसी खास विषय वस्तु के बारे में क्या आपका सोच है, क्या नजरिया, वो बिल्कुल अलग होगा, वो सांचे में नहीं होगा। यही होता है एक कविता की विशेषता, या कवि की कविताओं की विशेषता, यानी कवि के अपने स्वभाव की विशेषता भी, स्वभाव। तो इस तरह से साझे लम्हों की महक जो है, वो मुझे लगता है कि एक आम इंसान जहाँ टूटता है, जहाँ वो प्रेम करता है, जहाँ वो निराशा के स्तर पे होता है, जहाँ हताश होता है, उस सब की व्यंजनाएं यहाँ पर हैं। और बहुत लाउड नहीं है, बहुत 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 बारीकी से उसको बुना है आलोक जी ने।
और बहुत सारे जो पद हैं जिनमें कि अगर हम उसके एक प्रतिबिंब बनाना चाहें तो इनमें बहुत सारी प्रेम कविताएं भी, हर सिंगार अद्भुत की कविता, फिर आए हैं खिलाए हैं फूल हर सिंगार के, लेकिन इनमें गौरैया है, देवदार है, बादल है, आप देखें कि उसमें मिला झरने हैं, बोगनबेलिया है। बोगनबेलिया पढ़ा तो मुझे नंदन जी का एक गीत याद आया, ओ पिया आग लगाए बोगनबेलिया। बोगनबेलिया उस मौसम में फूलता है जब चैत या इत्यादि मौसम ऐसा होता है, और बहुत जैसे कि केदारनाथ सिंह ने अपने गीत में कहा कि गिरने लगे नीम के पत्ते, झरने लगी उदासी मन की। नीम के पत्तों से उदासी का संबंध है। तो मतलब बोगनबेलिया भी ऐसा बड़ा खिला खिला सा होता है, लेकिन उसका खिलना क्या है, निर्गंधा आयु किंशुका, उसका खिलना भी कैसा है। लेकिन एक कवि ने जोड़ा उसे, ओ पिया आग लगाए बोगनबेलिया, उस अवस्था का वो निदर्शन कर रहा है। तो बोगनबेलिया भी सार्थक है। प्रकृति का कोई उपादान, कोई भी तत्व निस्तत्व नहीं है, निष्प्रयोज्य नहीं है। हम भी तो प्रकृति के अंततः एक रूपाकार हैं, हम कुछ नहीं हैं, नश्वरता के महोत्सव के एक प्रतिभागी हैं, और क्या है। तो हम भी प्रकृति के उपादान हैं, हम प्रकृति का स्वरूप हैं, प्रकृति विविध स्वरूपा है। इसीलिए, और ये भी है कि इनमें एको हम द्वितीयो नास्ति, अद्वैत का भी चिंतन है इनकी कविताओं में, ये बार बार आया है। तो मैं ये कहूँगा कि यूँ तो मैं ये मानता हूँ कि प्रायः कवि जो विचारधारा का कवि है, जो विचारों का कवि है, वो सहज नहीं होता। विचार वाला कवि खुद धावक नहीं होता, किसी को ठेल रहा कोई। लेकिन सहज कवि जो होता है, संवेदना से स्नात कवि जो होता है, वो सहज प्रवाही कवि होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, कविता भाषा के कौशल का छल है, भाषा के कौशल का। आज की जो नई कविता आ रही है, भाषा के कौशल में एक निमग्न कवि है, और उसको वो, लेकिन एक जैसे गीतकार होता है, एक महाकवि होता है, वो धारा प्रवाह कहता है, वो भावों को रोकता नहीं है। जहाँ तुकांत आते हैं वहाँ उसको अवरोधक, लेकिन तुकांत भी साध्य हो जाते हैं। जब कविता इतनी प्रवाहमयी हो तो कभी आंसू लिखता है, कामायनी लिखता है, वहाँ कहीं छंद का प्रवाह ऐसा अटूट है, वहाँ कोई तुकांत बाधा नहीं बनता। फरहत एहसास को देखें, हजारों 2-4 हज़ार गज़लें लिखी हैं, लेकिन कहीं उनकी शेरियत, कहीं तगज़्ज़ुल, कहीं छंद का मीटर कहीं भंग नहीं होता है। सब कुछ जब सृष्टिमय है, जब संस्कृत में भी कहा जाता वाक्य छंद, शब्द छंद, हर शब्द छंद में निबद्ध है, हर चीज आकार में ढली हुई है। निराकार तो जो है सो है, तो ब्रह्म है केवल। तो ये जो आकारों में ढालने की प्रक्रिया है, कवि अपनी कविता का वास्तुशिल्पी है, कविता को एक शिल्प में बांध रहा है, इतना अराजक नहीं है, निरंकुशाह अपनी कल्पनाओं में है। उसकी पतंग को, उसकी कल्पनाओं की पतंग को काटना मुश्किल है, वो अपारे काव्य संसारे उसका ये है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद भी भाषा के कौशल का छल है, मानते हुए भी मैं मानता हूँ कि आलोक जी की भाषा में इनका हृदय छंद खिल उठा है। हृदय छंद, अगर हृदय है उसमें छंद नहीं है तो आप किसी से रिश्ता स्थापित नहीं कर सकते, उसके जाने का अफसोस नहीं मना सकते, न उसके होने का वैभव जी सकते हैं। तो ये उसके न होने, उसके होने के भव विभव और अपने खुद के भीतर जो तमाम हलचलें हैं उसको सुनियोजित करने की कविताएं हैं। इस संसार में जितना कोलाहल है बाहर भीतर, जितना शोर है, जब हम एकांत में लौटते हैं, कवि अपने एकांत में कहा कि कवि अपने डार्क रूम में रच रहा है कोई प्रतिबिंब। हमारे यहाँ तो बिंबों पर बहुत काम हुआ। C.D. लेविस की पूरी किताब ही है द पोएटिक इमेजरी के बिना कोई कविता नहीं हो सकती। इमेजरी बहुत सहज रूप से, प्रतीकों की दुनिया लद गई है। पहले होते थे वो तानाशाह, प्रतीक होता था तानाशाह, कोई कुछ भेड़िया, वो एक प्रतीक हो, प्रतीकों के दिन लद गए। 8वें दशक में बहुत सारा ये काम हुआ। उसके बाद कविता धीरे धीरे बिंबों की ओर लौटी। बिंब से गीत भी सघन होते हैं, शायरी भी सघन होती है और कविता भी सघन होती है। ऐसी बहुत सारी इसमें कविताएं हैं जिनको पढ़ते हुए लगता है ये कवि कविता की दुनिया में, कविता की दुनिया की जो नागरिकता होती है उसका अधिकारी व्यक्ति है। कविता में अनधिकार चेष्टा के साथ प्रवेश नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आलोक कुमार जी
कि अपने भीतर का जो सब कुछ है, जिसको कि शब्दों में ढाला जा सकता है, अपने भीतर तो सबके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन वो कह नहीं पाते, या कह भी देते हैं तो उस शिल्प में नहीं कह पाते कि वो गुलजार की तरह उदाहरणीय हो, प्रयाग शुक्ल की तरह उदाहरणीय हो, मुक्तिबोध की तरह उदाहरणीय। मुक्तिबोध क्या क्या नहीं कहते, छोटी सी निज जिंदगी में जी ली हैं जिंदगी अनगिन, जिंदगी हर एक ज्वलित ईंधन का चंदन है। तो ये कवि, जब कवि उस स्तर पर होता है तो उसके भीतर अनेक संसार होते हैं, उसके भावों की दुनिया बहुत विलक्षण होती है, अनेक। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे समय की जो कविता है, प्रेम कविता भी कैसे लिखी जाती है। प्रेम, यहाँ तो बहुत सारी कविताएं हैं, मैं चूंकि वो खुद पढ़ेंगे कविताएं, तो मैं तो केवल देखिए कुंवर नारायण जी की एक कविता है कि फिर कभी कागज़ हुआ तो चाहूँगा ज़िंदगी किसी ऐसे ख़त का इंतज़ार हो जिसे कोई प्यार से लिखे। ज़िंदगी फिर कभी कागज़ हुआ तो चाहूँगा ज़िंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतज़ार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। या एक और कविता, प्रेम कैसे प्रकट होता है, प्रेम के पक्ष में कवि कैसे मतलब ये है कि इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो फिर कभी न भरता। ये कवि होता है। तो इस तरह से इनमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं, आप पढ़ेंगे तो शब्दों की व्यर्थता बिल्कुल नहीं है। शब्द जैसे अपने मित कथन में कविता होती है। एक शायर कहता है कि जबां वाला बहुत कम बोलता है, जो गूंगा है दमादम बोलता है, कभी अखबार का अखबार चुप है, कभी एक एक कालम बोलता है। तो ये कविताएं एक एक कविता बोलती है और कवि के मन की बात कहती है, उस मन की बात, जिस मन की बात आपके भीतर भी उठती है, एक बड़े भावक रसज्ञ भोक्ता संसार के भीतर भी उगती है, और तब लगता है कि ये कविता केवल आलोक जी की कविता नहीं है, ये हमारी कविता भी है। शुक्रिया। समीक्षा को कविता बना देते हैं। बहुत अद्भुत व्याख्यान था ओम जी का। कवियों को कोट किया, कुंवर नारायण साहब को कोट किया, फिर केदारनाथ सिंह। आलोक जी की खूबी क्या है कि इन सबको कोट करते करते वो अपने आप को बचा ले गए हैं। आलोक कुमार नज़र आते हैं अपनी कविता। और जब ओम जी बोल रहे थे तो मुझे लगता था कि सामने घड़ी लगी हुई है, अब यहाँ कैलेंडर अगर टांग देते तो कैलेंडर ही लगाना पड़ता, मुश्किल हो जाती। अच्छा, आज आप भी निरंकुश नहीं, आप टाइम ही 1.5 घंटे का, क्या निरंकुश होंगे, तो जानते हैं। दरअसल हमारे यहाँ देखिए तेजेंद्र भाई बैठे हुए हैं, अद्भुत कवि हैं साहब। पुलिस वालों से कविता का मतलब ये लोग वाकई ऐसे कवि हैं जिनका होते से और उनके उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वाकई कवि होता है, उससे कोई डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे फिराक साहब कहते थे कि जब से देखी है शक्ल नासे की, हुस्न रस्सा तोड़ा के भागा है। तो ये तो रस्सा तोड़ा के भागने वाली बात हो जाती, लेकिन जाहिर है कि जिनका जिक्र किया गया वो बचा गए। आइए चलते हैं, एक ऐसी शख्सियत के रूबरू होते हैं जिसको आप देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में, तो इस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा शायर आपको मिलना नामुमकिन है। फ़रहत एहसास जैसी शायरी, फ़रहत एहसास जैसी शख्सियत जो शायरी के लिए ज़रूरी होती है। उनका एक शेर है कि फ़रहत एहसास ठहर जाओ ये उजलत कैसी, अभी कुछ और भी हो लो किसी काबिल हो जाओ। मैं फ़रहत एहसास साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना इज़हार ख़याल करें। आप देखेंगे उन्हें कि उन्होंने किस तरह से देखा है। फ़रहत साहब। तो सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कह दी जो मुझे नहीं कहनी है, और मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जब वो बोल रहे थे तो ये खुद एक कविता थी। तो उन्होंने जिस तरह से हमें एक
शायरी के जिस खाने में जिस तरह से वो दाखिल किया है, तो वो बहुत अजीब चीज़ है और बहुत दिनों तक याद रहेगी। हर मेरे लिए शायरी जो अच्छी शायरी जो होती है वो इस दुनिया को नए सिरे से पाने का मौका होती है। लेकिन हम घिरे रहते हैं ना बहुत सी चीज़ों से जो हम नहीं हैं, तो हमें शायरी ये मौका देती है कि हम अपने आप को खोद खाद के अपनी असल शक्ल से के रूबरू हो सकें। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शंस हैं। दुनिया, समाज, हुकूमत, इंसान खुद एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो उस एब्स्ट्रैक्शन में जब तक जिस्म नज़र ना आए, चेहरा नज़र ना आए, तब तक वो शायरी नहीं होती है। तो ये एक एहसास है मेरा। और दूसरी बात ये कि ये मेरे ख़्याल से शायर के बारे में कि वो समाज में क्या कर रहा है, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भिखारी हैं या आप किसी मुल्क के बादशाह हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दोनों एक ही सतह पर हैं। चाहे जितनी ताकत जिसके हाथ में हो और चाहे जो कुछ न हो, जो सिर्फ मारना जानता हो या जो सिर्फ मरना जानता हो, दोनों बराबर ही हैं, इंसान हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायरी में या कोई भी लिटरेचर का कोई भी या कोई भी फाइन आर्ट हो, उसमें बाहरी जो काम है, कुछ ना कुछ तो काम तो हर आदमी करेगा ही, तो मजबूरी है उसकी। और वैसे दाग ने जो कहा था कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, हमारे जैसे लोग जो बेकार नाकारा लोग हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ है कि आलोक साहब की शायरी जो मैंने पढ़ी है, जहाँ तक भी बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, तो सारी शायरों में जो कॉमन चीज़ है वह है कम नुमाई, कम दिखाई पड़ना। अपने समय, अपने समाज में, अपनी दुनिया में उसका 10% शायद बाहर निकलता है, 90% उसके अपने अंदर रहता है। तो वही 90% है जो सारे काम करता है। या फिर दुनिया से एक कदम पीछे रहना। लेकिन हम शेर जब कहते हैं तो अपने आप को बाहर से देखते हैं। जैसा अभी निश्चल जी ने कहा कि दृष्टा भी है, दृष्टा और भोक्ता। जो जैसे T.S. इलियट ने कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक आदमी जो भोग रहा है, जो लिख रहा है, और जो उस दुनिया में है इंसान के तौर पे या आदमी के तौर पे, वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं। मैंने सिर्फ प्रेम कविताएं कुछ देखी, और दो तरह की कविताएं दुनिया में आज तक हुई हैं। एक अनुभव की, एक्सपीरियंस की, और दूसरी इंटेलेक्चुअलाइजेशन की। हर कविता अनुभव से शुरू होती है या होनी चाहिए। उसके बाद वो अनुभव का मामला है, वो प्री वर्ड होता है, प्री वर्ड, प्री इंटेलेक्ट। बाद में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं उन चीज़ों से जो दुनिया में दिखाई पड़ती हैं। आप प्रेम कविता, बहुत सी प्रेम कविताएं लिखी जाती हैं जिनमें प्रेम के अलावा सब कुछ होता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअलाइज करती हैं कि प्रेम ये और प्रेम वो और प्रेम वो। इट्स जस्ट नॉनसेंस, कोई प्रेम नहीं है उसमें। और दूसरी बात यह कि देहातीत कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ भक्ति शायरी के जो अंश बचे हुए हैं कि देह के बाहर भी कुछ होता है, ये भी नॉनसेंस है, कुछ नहीं होता। जो कुछ हकीकत है वो हमारे इन 5 इंद्रियों से हमें मिलती है, बाकी सब इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। तो मैं इनकी बहुत सी कविताएं हैं जिनमें स्पर्श और बहुत घना है। आप प्रेम में जब होते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ स्त्री पुरुष का
प्रेम जो है वो प्रेम नहीं, मतलब एक तरह का डिरेगरेटरी होता है, या कुछ शर्मिंदगी होती है कि स्त्री पुरुष का प्रेम जो है कि बहुत छोटी चीज़ है, मामूली चीज़ है, ये घृणित चीज़ है। ये भी भक्ति काल की शायरी का अवशेष है, जिसने हमें जिस्म को सेलिब्रेट करने से रोका पिछले 500 सालों से। होता ये है कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, या अगर कोई चीज़ है, खुदा कोई चीज़ है तो उससे करते हैं। सब एब्स्ट्रैक्शन है। जब तक स्पर्श न हो तब तक प्रेम या मोहब्बत जिंदा नहीं होती, और आपका ख्याल जो है, आपका अनुभव जो है, वो सींचा जाता है उसी स्पर्श से और उसी 5 इंद्रियों की नदियों के बहने से। तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है और बहुत से लोग इनकार कर सकते हैं इसका, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन ये कि प्रेम कविता जो है, जब तक जो इसमें हवास शामिल न हो तब तक वो ज़िंदा नहीं होती। आप किसी के पास हैं तो आपको वो पास जो है वो हवा चलती हुई महसूस होगी, खुशबुएं आती महसूस होंगी, कहीं से कोई झरना फूटता हुआ, कहीं कोई संगीत बजता हुआ, कहीं कुछ फूल खिलते हुए। तो यहाँ से जो कविता बनती है वो इस लेवल पर जहाँ आप इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं आप। इन जो इमेजरी लाते हैं आप, वो आपके खून के बहाव से पैदा होती है और उसी में चीज़ें खिलती हैं, उसी में अंकुर फूटते हैं, उसी में आवाज़ें आती हैं, उसी में खुशबुएं आती हैं। तो जैसे रोमांटिक शायरी जो थी अंग्रेज़ी की, ख़ास तौर पे कीट्स हैं, या उसके पहले मेटाफिजिकल पोइट्स हैं अंग्रेज़ी के, जॉन डन हैं। तो इन्होंने कीट्स में ख़ास तौर पे जो बुनियादी तौर पर सारी इमेजरी है वो इन्हीं सेंस परसेप्शन से आई है। और वहाँ भी यही है कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन कम से कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक कविता सुना के ख़त्म करता हूँ। तुम्हारा आना जैसे आम के बौर की महक, भर गई हो सांसों में, तुम भर गई हो सांसों में। तुम्हारा आना जैसे आम के बौर की महक भर गई हो सांसों में। तुम्हारा आना जैसे बसंती हवा से सिहर उठी हो देह। तुम्हारा आना बरसों से सूखी धरती पर जैसे टूट कर बरसा हो सेह में। तुम्हारा आना जैसे अंधेरी घाटियों में उतर आई हो धूप। तुम्हारा आना जैसे मन की कच्ची परतों पर का उखड़ जाना। तुम्हारा आना जैसे अपने ही अक्स से यूं चलते चलते मिल जाना। तुम्हारा आना जैसे एक दैवीय संगीत का रूह में उतर आना। तुम्हारा आना जैसे ख्वाब का दबे पांव हकीकत में बदल जाना। तो यहाँ पर जो मैंने अर्ज़ किया कि हम अभी उस पड़ाव तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम दुनिया और दुनिया के सारी चीज़ें उनको हम मेटाफर के तौर पर देखें और उनको किसी ख़याल के किसी सिलसिले से जोड़ के और कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करें। अब ये सिर्फ प्योर सेंसुअल शायरी है, महसूस की जाने वाली शायरी है, और मुझे ये शायरी बहुत खुश करती है। लेकिन खाली बुनियादी काम शायरी का खुश करना है, चाहे वो दुख को व्यक्त कर रही हो। दुख को भी हमारी शायरी में गम की एक दूसरी लफ्ज़ है निशात की कैफियत, गमे निशात या निशात गम। तो निशात की कैफियत यह है कि जहाँ पर दुख का एहसास दुख से अलग हो जाए। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि आंसू और तकलीफ़ और ये कोई ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। किसी भी बड़ी शायरी के लिए दुखी होना या दुख होना या तकलीफ़ होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुश होना
खुश होने के मतलब ये है कि आप अपने हवास के से मिली हुई सच्चाइयों को सेलिब्रेट करें, अपने आप को नया होने दें, उस नए होने को सेलिब्रेट करें। तो खुश होना आम तौर पे खुश नहीं होना है जो कोई चीज़ मिल गई आपको और कोई चीज़ आपको हासिल हो गई जो आप चाहते हैं, नहीं कि आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका नया हो जाना, ये है बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक शायरी का बुनियादी काम। और इसका बहुत सा अक्स मुझे इन कविताओं में मिलता है और मैं इसके लिए आलोक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। फरज साहब, उदास होना, अकेला होना, तन्हाई, अंधेरा, तीरगी, ये सब शायरी के पहलू हैं। जाहिर है कि किसी भी कवि के लिए, किसी भी शायर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बुनियादी शर्त होती हैं ये सब। एजाज तवक्कल साहब कहीं कहते हैं कि बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे। तो ऐसी बातें। आइए मैं अब आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे प्रयाग शुक्ल जी इस दौर के वरिष्ठ अनुवादक, आलोचक और कवि हैं, भोपाल से हमारे दरम्यान हैं, बहुत सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उनको। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और दो शब्द कहें। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। नमस्कार। आवाज़ ठीक आ रही है? जैसा कि कहा भी गया है, सचमुच बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं जो हम शायद मेरे मन में भी हैं। जो भी इस संग्रह को पढ़ेगा उसके मन में ये बातें सहज ही आएंगी कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, कि उनके कहने का एक ढंग है, कि वो ब्रह्मांड की तरफ जब जाते हैं केवल समाज तक सीमित नहीं रहते। ये निश्चय ही उनकी कविता के गुण हैं। और स्वभाव की बात भी की गई। स्वभाव को तो सबसे पहले पहचानना चाहिए एक कवि में, तब शायद हम उसके पास जा पाते हैं कि है क्या, उत्स क्या है। और उसके बिना समझिए तो आप उसकी कविता को, और कविता एक नहीं होती। ये अक्सर हम लोग भ्रम पाल लेते हैं कि पहला संग्रह है या कोई भी कविता संग्रह है तो उसमें एक जैसी कविताएं तो होती नहीं है, कभी नहीं होती। वो तो तब होता है जब कोई काव्य आप लिखते हो, कि आप रामायण लिख रहे हो, आप आत्मजयी लिख रहे हो। ज़्यादातर दुनिया के संग्रह ऐसे ही बने हैं और उनमें काफ़ी बड़ी रेंज होती है, क्योंकि कवि का भी कोई एक जीवन तो होता नहीं है। हमारे बंगला के बड़े कवि शंख घोष जी, जिनका मैंने अनुवाद भी किया है, उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है कि कल मैंने कहा था कि समुद्र ही मुझे पसंद है, आज मैं कहता हूँ पर्वत ही। तो इसमें क्या बात है? तो प्रहर, लम्हे भी एक जैसे नहीं होते। तो ये जो जब आप उनको देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत बड़ी रेंज है। एक चुप्पी शीर्षक कविता है, एक डल झील पर चांद वाली कविता है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो बिल्कुल अलग मिजाज की हैं। एक चीज़ ज़रूर होती है किसी भी कवि के यहाँ, और वो उसकी पहचान बनती है कि वो अपनी भाषा के साथ क्या करता है। अपनी भाषा के बीच से क्या उसने कोई भाषा बनाई है, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलता। वो गद्य हो या पद्य हो, ये करना ही पड़ता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। और जो लोग ऐसा कर ले जाते हैं, जैसे आप देखें तो एक ही समय में महादेवी हैं, फिर सुभद्रा जी हैं, जिनकी मैं रोज़ याद करता हूँ। उनकी याद मैं इसलिए करता हूँ कि उन्हीं से जाना है कि कविता आप तक आती है। अजीब बोल तो लिया करो तुम, चाहे मुझसे प्यार न हो, बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। फिर माँ कदम का पेड़ अगर वह होता यमुना तीरे, फिर जालियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता तो है ही, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी।
ये मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि बात कहने के लिए कि जो संग्रह हमको लगते हैं कि वो उनमें एक तरह का मौन है, वो बहुत, उनमें ध्वनियाँ नहीं है। जैसे आपके यहाँ ध्वनियाँ नहीं है तो ऑब्वियस है, पंजी के यहाँ ध्वनियाँ है। सो गया निखिल वन का मरमर, जो वीणा के तारों में स्वर। ये वात्स्यायन जी जब किसी प्रकृति दृश्य के बारे में कहते हैं तो एकदम स्वर बदल जाता है उनका, वो स्वर मौन वाला नहीं है। पार्श्व गिरिका नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आँख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, तमक कर दामिनी बोली क्षितिज ने पलक सी खोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो मैं 3-4 दिनों से विशेष रूप से संग्रह के साथ हूँ। आप कह सकते हो कि रात दिन कभी लेटे हुए पढ़ता रहा, कभी बैठे हुए पढ़ता रहा, और ये जानने की कोशिश करता रहा कि इसमें क्या है जो मुझे छू रहा है। अब देखिए प्रसाद जी, मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की व्यथा के इस तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा सहज कुस्मित प्रात रे मन। अब ये बात हुई थी इसलिए इस कविता की याद आई, शायद ओम जी ने कहा था, हृदय का प्रसंग उठाया था। तो एक चीज़ ये भी दिखाई पड़ी आप सबके बोलने में भी, अब तक जितना लोग बोल चुके हैं, कि उनका एक अपना स्वर है, एक संसार है। और ये इसको मैं सुंदर चीज़ मानता हूँ कि एक कवि का एक ऐसा संसार हो कि कोई अपनी अभिव्यक्ति के लिए जाता कहाँ है, किधर जाता है, वो किस भाषा में जाता है। तो बड़ी शांत भाषा है, उस शांत भाषा में ही विस्फोटक चीज़ें हैं। नहीं तो खाली शांत भाषा हो और आप लिखें तो ये नहीं होगा, आपको कविता स्पर्श नहीं करेगी। जो आलोक जी की कविताओं ने मुझे किया, और ये मैं देख सका कि भाषा तो उन्होंने एक अपनी बनाई है, जैसी जिसकी ज़रूरत होती है। अब गद्य भी बनाते हैं लोग भाषा, निर्मल ने बनाई, महादेव जी ने बनाई, कृष्ण सूक्ति ने बनाई। कविता की दुनिया में भी भाषा बनती है, उसके बिना आप शायद अपनी बात नहीं कह सकते। छायावाद के चारों कवियों में आप देखो तो स्वर एक जैसे नहीं है, सबके स्वर अलग हैं, सबकी उसी हिंदी से इन लोगों ने एक दूसरी हिंदी बनाई है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो कभी भूलता नहीं हूँ। आप जानते हो मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं बड़ा हुआ। शुरू में बांग्ला माध्यम में पढ़ाई हुई, फिर हिंदी। तो एक दिन हम मजिस्ट्रेट जी को पढ़ते थे, जयद्रथ वध पढ़ा था और भारत भारती पढ़ी थी। अचानक एक दिन एक हमारा सहपाठी पता नहीं कहाँ से महादेवी जी का निहार नाम का संग्रह ले आया। अरे मैंने कहा ये कौन सी हिंदी है, ये तो इससे मेरा परिचय ही नहीं है, क्या ये हिंदी है? मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारी हिंदी में एक ऐसी मधुरता है। तो मेरा ध्यान इस पर, इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान इस पर गया कि एक स्वर है, एक कहन का ढंग है। कविताएं तो बहुत की रेंज तो बड़ी है, वो आपको ये बताती है कि हाँ ये कवि की कविताएं हैं, भाषा ऐसी है। मांडू कई किस्से, कई रहस्य दबाए हुए, जैसे दबे हैं कई भाव तुम्हारे मन की कई परतों में। दूर घाटी में नर्मदा जैसे कुछ उम्मीदी सी, सुनते रहे किस्से, बुनते रहे सपने। तो ये स्वर है, यही स्वर आप पाओगे कि उनकी लगभग हर कविताओं में है। विषय अलग हैं,
बोध अलग हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कविता के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि वही तो है जो आपको एक बोध देती है, फिर हम उसकी अपने तय एक व्याख्या शुरू करते हैं कि है क्या ये जो बोध मुझे हो रहा पढ़ करके, इसका मर्म क्या है। कुछ फूल बस एक ही मौसम में खिलते हैं इंतज़ार के। अब कहीं हाइकू जैसी चीज़ें भी बहुत बहुत कम में बात कही गई है। कोई कविता बहुत लंबी नहीं, मैं भी छोटी कविताओं का ही, आप जानते हो हम लोगों ने बहुत कम कविताएं ऐसी होंगी कि शायद वो एक दो से आगे जाती हों। पर एक चीज़ मैं भूल गया था, वो तो कहनी पड़ेगी। बधाई आलोक जी को इस संग्रह के लिए, और अशोक हमारे अरुण माहेश्वरी जी को उसे प्रकाशित करने के लिए। मेरे भी प्रकाशक वही है। तीन कविता संग्रह तो उनके यहाँ से हैं। बहुत सुंदर शाम है। हम लोग ऐसी शामों के लिए सच पूछिए तो अब तो तरसने लगे हैं, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है। वही बात हुई थी कि 6 दशक तो देख चुका हूँ कि रघुवीर जी कविता पढ़ रहे हैं, शमशेर जी कविता पढ़ रहे हैं। अब जब उसकी याद करता हूँ, चांद निकला बादलों से पूर्णिमा का, गल रहा है आसमान, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों का, चूमता है बादलों के स्वप्न जैसे पाँव। शमशेर जी ऐसी कविताएं उनके मुँह से जब हमने सुनी हैं, टूटी हुई बिखरी हुई का जो वो पाठ करते थे, और ऐसी शामें हमने दिल्ली में बहुत देखी हैं। सच पूछिए तो ऐसी शामों ने हम जैसे लोगों को चलाए रखा है। प्रदर्शनियाँ हैं, नाटक हैं, संगीत के कार्यक्रम है, नृत्य है, और फिल्में हैं। कविता इसलिए नहीं कि मैं कवि हूँ ये तो कहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कि जो कविता लिखता हूँ उस नाते ये कह रहा हूँ, पर तो सच्चाई है कि कविता के गिर्द सब रहना चाहिए। थिएटर में, डांस में भी वही, सारी विधाओं में। और जब फिल्में भी बनी हैं अच्छी बड़ी, पथिर पांचाली जैसी, तो कविता ही है। ये क्यों होता है, मैं कई बार इस पर सोचता हूँ। उपन्यास, बड़े बड़े उपन्यास आप पढ़ोगे, मैंने भी पढ़े हैं, 1000-2000 तो पढ़े ही होंगे। अक्सर भूल जाते हैं सारे विवरण, पात्र, एक बोध बचा रहता है कि गोरा है, गोरा की शायद ये उसका ये बोध मुझ तक पहुँचा है। कविता जो आपको कंठस्थ होती है, जो जिसके गिर्द आप बैठते हो, जिसके साथ आप रहते हो, तो कुछ और कहीं और पहुँचते हो। ये कहीं और पहुँचना क्या है? मैं आलोक जी की कविताएँ पढ़ता हूँ, कश्मीर वाली जो कविताएँ हैं, बहुत सी ऐसी कविताएँ हैं। और ये तो जाहिर है कि वो इसकी बात हो चुकी है कि वो प्रकृति उनका आधार है। खाली प्रकृति वहाँ नहीं है, आधार है। एक बात और याद आती है, उसे साझा करना चाहता हूँ। आप जानते हो स्वामीनाथन जी के साथ में बहुत रहा हूँ, उनकी जीवनी लिखी है, उन पर बहुत लिखा है। अभी बड़ी किताब भी बनाई है अंग्रेजी में, हिंदी में तो जीवनी ही है। तो उनसे मैंने 2 बहुत गहरे सवाल किए थे कि प्रकृति और कला का संबंध आप क्या मानते हो? तो थोड़ी देर तक वो चुप रहे, फिर बोले कि ऐसा, वो बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी पीते पीते वो रुक भी जाते थे। फिर बोले ऐसा है कि देखो, अगर प्रकृति कला के आईने में खड़ी हो जाएगी सामने, तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या सुंदर बात है कि फिर वो जो है, जो कलाकार का सृजन है, वो एक अलग चीज़ है। वो पेड़ नहीं लगेगा प्रकृति को। ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा समुद्र है जो मुझ में नहीं है? कविता के साथ भी यही है। और दूसरा सवाल उनसे मैंने किया था उतना ही गहरा कि आप मनुष्य और कला का क्या संबंध मानते हो? पहले तो मुझसे 2-3 बार उन्होंने कहा कि तुम पूछ रहे हो, मतलब मुझे मालूम होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम उनको स्वामी कहते थे। मैं नहीं, स्वामी पे जानना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा बात देखो सारी ये है, और बहुत गहरी बात है उनकी, वो एक शब्द पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ, पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, आएगा मनुष्य ही। मैं मनुष्य को संबोधित हूँ। तो मनुष्य को संबोधित होने का अर्थ आप जानते हो क्या होता है। उसमें कहीं ये भी छिपा हुआ था कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, तो वो भी तो मुझे संबोधित करेगा पलट कर, नहीं तो फिर मेरा साझा करना ही बेकार है। तो साझे लम्हों की जो महक आलोक जी ने हमसे साझा की है, उसके लिए एक बार उनको फिर बधाई देता हूँ। और ये देखिए ऐसा ही तो होता है, ये जो आयोजन होते हैं ये बड़े सुंदर आयोजन इस नाते। आज हम सबको पता नहीं क्या क्या याद आया, किन कवियों की हमने याद की, किस प्रसंग में याद की। ऐसा ही होता है। ये बात ये भी कहीं न कहीं देखे जाने अनजाने आलोक जी को एक परंपरा में रखती है कि वो परंपरा के भी कवि हैं, नवाचार है, कहने का ढंग है, नया है, बहुत सुंदर भी है, और उसमें मौन है, फिर से दुराद में चुप्पी है, कहीं कहीं शोर भी, ऐसा नहीं है। तो ये जो बात हुई है आज शाम को एक संग्रह के प्रसंग से, तो संग्रह के बारे में तो ये बात फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा में है, और परंपरा से बहुत अलग है। ये मुझे क्यों याद आई, पंजी क्यों याद आए, हमको बहुत सारे लोग याद आ सकते हैं। अब देखिए, एक अधिकारी की ताकत जो भी होती हो, लेकिन जो हमारे बच्चन जी ने, उनकी 4 पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं। विश्व सारा सो रहा है, विश्व सारा सो रहा है, कौन तारों की सभा में दुख अपना रो रहा है, विश्व सारा सो रहा है। तो ये जो सच पूछे थे कभी कभी लिखने में, और आलोक जी के बारे में मुझे लगा कि ऐसा ही है कि एक उनको एकांत जब मिलता है कि विश्व सारा सो रहा है या उनके पास समय है, वो अब स्मृतियों का भी सोच विचार होता है। इनकी कविता में वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यादों को लेकर भी सोच विचार है, खाली स्मृति का वर्णन नहीं है, स्मृति के महत्व का विचार है। ऐसी कई कविताएं हैं। मैं अभी तक थोड़ी देर तक और कुछ कह सकता हूँ, पर अपने को रोकता हूँ अब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि देर भी हो रही है, अभी हमको भी अशोक जी को सुनना है और लोगों को सुनना है। आप सबका बहुत आभार। बहुत अच्छा, शुक्रिया प्रयाग जी, इतनी खूबसूरत बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और सुनते, लेकिन बहरहाल प्रयाग जी ने शायद वक्त से पहले वो घड़ी देख ली जो आगे लगी हुई थी। बहरहाल देखिए, फ़रज साहब कहीं कहते हैं कि अंदर के हादसों पे किसी की नज़र नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। तो अपने अंदर की तन्हाई को जगाना, एक शोर में जो खामोशी है उसको महसूस करना, वो शायरी है। बाकी और रही बात, जैसे प्रयाग जी ने कहा कि भाई अधिकारी आप हो सकते हैं, लेकिन कविता की अपनी ताकत होती है। प्रयाग जी एक शायर कहता है कि रफ्ता रफ्ता एक पुलिस वाले को, इनकी बात तो नहीं है, रफ्ता रफ्ता एक पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने, एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदार ने। तो ये तो थानेदारों के भी थानेदार हैं। तो बहरहाल ये इनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बातें उन्होंने साझा की। आइए दोस्तों, अब हम एक आखिरी पड़ाव पर हैं अपने, जिसके बाद फिर हमें सिर्फ आलोक जी की कविताएं सुननी हैं। लेकिन इससे पहले कल एक अमृत उत्सव मनाया गया। हमारे गुरु जी जो है वो कल 75 साल के हो गए, उन्होंने मुकम्मल किए। तो जैसे तो आप लोग भी बधाई दे सकते हैं आदरणीय अशोक चक्रधर जी। तो मैं उनसे अब दरख्वास्त गुजार हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी आएँ और 2 शब्द कहें। और सम्मान्य
प्रयाग जी, मैं उधर से प्रारंभ करूं तो राजेश कुमार जी जो आज की उत्सव मूर्ति हैं, आलोक कुमार जी माफ़ करिए, अरुण महेश्वरी जी, फरत एहसास साहब, ओम निश्चल जी और हमारा ये लाडला संचालक जो स्वयं ही इतना मुग्ध हो जाता है सुनते सुनते, तो इसे स्वयं समय का बोध नहीं रहता। ऐसे चातक पक्षी के समान इसके कान होते हैं जो हर चीज़ को नया समझते हुए ज्ञान की एक एक बूंद को पी जाना चाहते हैं। और ज्ञान चूँकि इसके लिए चंद्रमा है, मैंने सदैव देखा है कि जो कोई व्यक्ति वक्ता सार्थक बोल रहा होता है तो इसके कानों में कोई रस घोल रहा होता है, फिर नहीं टोकता न रोकता, वो तो आगे आने वाले लोगों पे पाबंदी हो जाती है। तो हम सब बड़े सहमे हुए लोग हैं, सारा आनंद तो ओम जी ने लिया है। देखिए राजेश जी, अरे आलोक जी, पता नहीं क्यों मुझे अवचेतन में एक और पुलिस के कवि हैं, उनका नाम है राजेश, तो वो तो ऐसे कवि नहीं है जैसे ये कवि हैं। पुलिस के कवियों के बारे में उन्होंने बताया, थानेदार की महत्ता भी बताई। मैंने भी इस तरह की कविताएं लिखी हैं कि एक पुलिसकर्मी मेरे साथ कविता सीखने आ गया था। वो कविता है शुद्ध और प्रबुद्ध मन से हास्य की कविता है, मैं वो नहीं कुछ कहने वाला। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आलोक कैसे पुलिस में है समझ में आता नहीं। ये आदमी किसी कविता में आपको पुलिस का जिक्र दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे, मुझे सुनाई दिया। वो जूते की अकड़ में, वो जूते पहन के जो दौड़ लगाई जाती है उसमें उसकी अकड़ नज़र आती है, क्योंकि आम आदमी वो जूते पहन के नहीं दौड़ता है जो पुलिस वाला पहन के दौड़ता है, और वो दौड़ता नहीं है, उसे दौड़ाया जाता है। 10 चक्कर लगाने हैं सार्जेंट बोलेगा, 15 चक्कर लगाने हैं, मना नहीं कर सकते बूट, नए जूते। और अगर वे नए जूते मिले हैं और किसी के पहने हुए नहीं हैं तो हमारे आलोक जी ने भी किसी के जूते पहने नहीं हैं, उन्होंने अपने नाप का जूता खुद बनाया है अपनी कविता, और वो दौड़े भी नहीं हैं। ये तो कविता में कहने के लिए कह दिया है, वो चले हैं, बड़ी मंथर गति से चले हैं और त्वरित तो उनकी कल्पना चली। अब आप देखिए कि पगडंडी नाम की एक कविता है। पगडंडी क्या होती है? नहीं, अगर सड़क भी हो तो जैसे टहनियाँ निकल आती हैं ना, नहीं आप तो सामान्य ज्ञान बता रहे हैं, इनके असामान्य ज्ञान की बात कही। जैसे शाखाएं निकल आती हैं ना, सड़क, मुख्य सड़क को मानिए कि पेड़ का तना है, उसमें से कितनी पगडंडियाँ दूसरे सड़क या दूसरे गांव या दूसरे देहात तक ले जाने वाली होती हैं। तो आप कल्पना करिए कि एक पगडंडी है जिसके एक ओर स्नेह है और दूसरी ओर वर्जना है। वर्जना कहते हैं दुत्कारने को। एक तरफ आमंत्रण है, दूसरी ओर वर्जना है, दुत्कार है, और वो चौकस है, हैरान है पगडंडी, और पगडंडी वो उसको वहाँ ले जाती है जहाँ की तुम्हारा नाम लिखा होता है। फिर वो दरवाज़ा खुलता है। अभी अंदर आते या नहीं आते, दरवाज़ा तो खुला इनके लिए। फिर शायद एक पंक्ति गायब है कि बंद हो जाता है दरवाज़ा, और फिर कोई अंदर है जो दरवाज़ा खोलता है। तो जो बाहर आया था वो भी यही है, और अंदर से जिसने खोला वो भी यही है। अब आप इस बात में देखिए कि एक कवि किस प्रकार बाहर से भी खटखटाता है और अंदर की सांकल भी खोलता है। तो एक ही व्यक्ति के 2 रोल हो सकते हैं। ये पूरी किताब में इनके अनेक अनेक रोल हैं, एक रोल नहीं है। साझा लम्हों की महक। अब आप देखिए कि आप भी किसी के साथ साझा हुए होंगे
तो महकदार जो साझापन है वो कैसा होता है? आप सबके अनुभव में आया होगा महकदार साझापन। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं अपना, कि इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है। साझापन तो दो के बीच ही होगा। इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। ये क्या बात। तो जब असंतुलन हो जाता है कि आधी सांस न मिले उधर से, या आप आधी सांस उधर न दो, तो वर्जनाएं होने लगती हैं। और अगर आधी आधी बरोबर बरोबर होगी तो वो महकती हैं और वो स्नेहमयी हो जाती हैं। इस पूरे काव्य यात्रा में इनका एक नया रूप निकल के आया है, एक नई कविता का व्याकरण इन्होंने लिखा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अच्छा, देखिए, समझदार ने अकेले ने ताली बजाई। ये जानते हैं ना, पारखी हैं, मर्मज्ञ हैं। स्पर्श की महत्ता हमारे फरहत साहब बता के गए कि जब तक छुअन न होगी, छुअन के बिना कुछ नहीं, उसके बाद आगे सब कुछ होता है। नयन भी तो छूते हैं ना, वैसे तो नयनाचार होता है, उसके बाद कहीं जाके पलकाचार होता है। मैं आंखों की पलकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पलक झपकते ही तो फिर आगे आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो है छुअन। एक और मेरी छोटी कविता सुन लीजिए, मैं दूसरों की नहीं सुनाता, अपनी सुनाता, माफ करिएगा, आती नहीं, याद भी नहीं। याद तो बहुत है, लेकिन इस समय भूल जाना चाहिए, चूंकि घड़ी भी देखनी है। वो है कि तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों, कुलांचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियो, नाचती क्यों हो? पवन ने कोई गीत नहीं गाया डालियो, नाचती क्यों हो? दोनों और भी झूमने लगी हर्ष से, मिलकर बोली स्पर्श से। जब तक तट से नहीं मिलोगे, स्पर्श नहीं करोगे, जब तक हवा पत्तियों को छुएगी नहीं, तब तक कोई नृत्य नहीं होगा। अब मुद्दा यह है कि ये मानते हैं अपने आप को विचार का कवि, और विचार भी कैसा कि जैसे उस सृष्टि के निर्माता ने प्रकृति को बनाने का कोई संकल्प लिया और उसने बनाए। बहुत सुदूर है, कहाँ है हम नहीं जानते उसका पता ठिकाना, वो पगडंडी हमें नहीं पता कि कहाँ से जाती है, कहाँ ले जाती है। ये नहीं जा सकते, मान लीजिए आप नहीं जा सकते, ये जा सकते हैं। इनकी पगडंडी आकाशगंगा तक जाती है और ये वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सी मज़ेदार कविता है, वो है पाटलिपुत्र की गंगा, या यही है ना, पाटलिपुत्र की गंगा। अब देखिए, पहले मैं आपको कविता सुनाता हूँ, आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं आप पल्ला झाड़ के आपके पीछे पड़ जाऊंगा कि समझ लो। वो है, अर्धरात्रि में अक्सर सुना है तुम्हारी लहरों का मधुर संगीत, छप छप छप, और सुनते हुए उस संगीत के हर एक महीन रेशे को सुना हो जैसे दूर सितारे के जन्म का सोहर, ज्यों किसी आकाश गंगा में कोटि सहस्र वर्ष पहले उठी एक ध्वनि अंतरिक्ष से छनती 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 आ पहुंची मेरे कानों तक। ये कविता है। अब देखिए, इसमें फिर एक शेर सुनाता हूं आपको, वो मेरा नहीं है, भूल गया किसका है। देख कर सोचा तो पाई दूरियां ही दूरियां, देख कर सोचा तो पाई दूरियां ही दूरियां, सोच कर देखा तो तुम मेरे बहुत नजदीक थे। तो सोच कर देखा, कैफी आजमी साहब का है, दरियाफ्त करेंगे मिलके, उनका नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ उनका नहीं है ये, मेरे ख्याल से बहुत, ये नवाज देवबंदी का हो सकता है। उनका तो शेर ही नहीं होता। नहीं, आप उनका ये शेर दरियाफ्त करिएगा, नवाज देवबंदी का शेर। अब मुझे स्मृति लोप हो गया, लेकिन अचानक कौंध आती है तो याद आ जाता है। अब आप देखिए, एक ध्वनि जो कि रियलिस्टिक है, वो है पाटलिपुत्र यानी पटना की जो गंगा है,
उसमें अर्धरात्रि में एक छपाक होती है, छप 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 छप, मधुर ध्वनि होती है। दैट सीन, दैट साउंड हैज गॉन नाउ। अब इनके मन में क्या आता है, एक जो मौन है उसको सुनते हुए उसका संगीत रेशे रेशे, संगीत के रेशे क्या होते हैं, स्वर लय ताल, स्वर लय ताल में विभक्त हो जाएंगे तभी तो रेशे बनेंगे ना। तो वो जो छपाक छप 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 है उसका एक एक महीन रेशा यानी श्रुतियां तक जैसे सुनी हो, और उसकी तुलना इनका बड़ा प्रिय शब्द है जैसे। जैसे माने उपमा, जैसे ये, जैसे वो कालिदास कहते थे ना, ये था उन्हें तो उपमा कालिदासस्य, माघ के बारे में कुछ, कहानी के बारे में कुछ। मैं इनको उपमाओं का कवि मानता हूँ कि तत्काल ये जैसे पर आ जाते हैं, और इनके सामने जैसे के लिए जो उदाहरण छांटते हैं, इसके लिए दूरियां इनके लिए कोई माने नहीं रखती, ये अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। वाह वाह। तो क्या क्या सुना, वो ध्वनि के रेशे क्या सुनाई दे रहे हैं इनको सुनाई दे रहे हैं जैसे संगीत के रेशे को सुना हो, जैसे दूर सितारे के जन्म का सोहर। दूर कहीं कोई सितारे ने जन्म लिया है और उसका सोहर गाया जा रहा है। आप जा सकते हैं इतनी दूर? क्या बात, नहीं जा सकते। ये जा सकते, ये जा सकते। इसके लिए तालियां बजाइए कि जहां हम नहीं जा सकते वहां इन्होंने जाके दिखाया है। और वो सोहर सुनना कितना मधुर लगता है, किसी नवजात के आने पर जो सोहर गाया जाता है, उससे मीठा, उससे सच्चा, उससे मजबूत गीत कोई धरती पर गाया ही नहीं जाता जो बच्चे के सोहर का गीत होता है। अब आकाश गंगा, ज्यों किसी आकाश गंगा में कोटि सहस्र पहले से उठी एक ध्वनि अंतरिक्ष से छनती हुई आ पहुंची हो मेरी कान तक। यानी उसका जन्म हुआ था सहस्र साल पहले, सोहर गाई थी इतने साल पहले, सहस्रों वर्ष पहले। और वो चलने में देर लगती है ना, सूर्य की किरण को जाने में कितने वर्ष लगते हैं। नक्षत्र इतनी इतनी दूर हैं कि कई करोड़ वर्ष बाद तो वो आएंगे। जब प्रकाश में इतना है तो ध्वनि प्रकाश से धीमा चलती है, तो उसका दुगना कर लीजिए। जितना प्रकाश को आने में समय लगा उससे ज्यादा उस ध्वनि को आने, तो कितने पहले वो सोहर गाया होगा, कितने पहले वो सोहर गाया गया होगा, जिसकी ध्वनि आज इत्तेफाक से उसी वक्त आई है जिस वक्त की अर्धरात्रि में सुना लहरों का मधुर संगीत, छप छप छप। कविता समझ में आई? इनकी कविताओं को समझने के लिए आपको इसकी रचना प्रक्रिया तक जाना पड़ेगा, कैसे लिखी गई। हमने मान लिया कि साहब तुमने पाटलिपुत्र की गंगा में देखा छपाक छपाक, और फिर तपाक से तुम पहुंच गए बहुत ऊपर। तो ये क्या है? एक कल्पना है, और कल्पना इतनी दूरारूढ़ है, वो किसी भी रथ पे चढ़ के कहीं से कहीं जा सकती है। मूल क्या था? गंगा की लहरें। आप पहुंच गए कहाँ? अंतरिक्ष की आकाश गंगा में। तो गंगा से गंगा का एक साम्य है ना, हमारी गंगा है तो आकाश गंगा भी है। गंगा से इसको कहते हैं भावात्मक साहचर्य। गंगा का भाव और आकाश गंगा का भाव। हम में से कोई भी आज तक आकाश गंगा तक नहीं गया है, लेकिन हमने उसको गंगा मान लिया है। तो वहाँ गीत भी होते हैं, वहाँ सोहर भी होते हैं, उसके तट भी होते हैं, उसमें स्नान भी किया जाता होगा, कुछ भी किया जाता होगा। इस कविता को भयंकर लंबी बना सकते थे ये, लेकिन सिर्फ इतने में इन्होंने समाप्त कर दिया। वह कविता जो सबसे छोटी है तो होती है, वही सबसे लंबी होती है, क्योंकि वो आपकी कल्पनाओं को भी जागृत कर देती है, स्पेस देती है। वही कविता सबसे बड़ी कविता है, जो आपको सोचने को बाध्य करे, समझने को बाध्य करे और आगे चले, आगे बढ़ाए। कविता क्या होती है ये कोई आज का सवाल नहीं है। ये कम से कम 2500 साल का इतिहास तो हमारे पास है कि इसमें पीछे लगे हुए हैं कि कविता क्या होती है। अब हम देखें कि शब्द वाला मामला, शब्द का महत्व इन्होंने खूब हमारे सामने लिया है। फिर मैं अपनी एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। वो है कि भामह दंडी भरत मुनि रुद्रट उद्भट संग। कविता कहते हैं किसे? मन में उठी उचंग, मन में उठी उमंग। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। अर्थ पहले आ गया, शब्द बाद में आया। इसी तरह से तो भाषा बढ़ी है। अर्थ घुमड़ रहा है, वो भाव ध्वनि है, वो शब्द साकार ब्रह्म नहीं बना है। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। और लेकिन शब्द अर्थ दोनों थे,
महाघमंडी, लेकिन शब्द अर्थ दोनों थे महाघमंडी, इनके पीछे मिलकर दौड़े भामादंडी। आज भी डॉक्टर नगेंद्र हों या कोई भी हो, ये सब भामादंडी आज तक रस सिद्धांत को रगड़ते रगड़ते पूछ रहे हैं कि कविता क्या होती है। और इन्होंने जो कविता क्या होती है, आपने वो कविता सुनाई जो इनकी पहली कविता है, कि इसमें भी बिंब है। देखिए कितना अच्छा बिंब है, उस बिंब को पकड़िए और जैसे मैंने पहले कविता सुनाई थी उसी आधार पे आप इस कविता का मज़ा लीजिए। वो मैं पूरी कविता, छोटी सी है, इतनी छोटी, वो सुना देता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके बाद बैठ भी सकता हूँ। अंदर घुमड़ते हैं कई भाव, जैसे घिरे एक बवंडर में। जैसे आ गया ना, ध्यान रखिएगा। अंदर घुमड़ते हैं कई भाव, जैसे घिरे हों एक बवंडर में। या का मतलब दूसरा जैसे, या है ना। हाँ, जैसे आप सही कह रहे हैं, उपमा पहले में ही है। हाँ, अंदर घुमड़ते हैं कई भाव, जैसे हों घिरे एक बवंडर में। या यात्रा में हो किसी रेलगाड़ी पर सवार, अंदर ही घात लगाकर बैठे हैं शब्द। इसलिए बैठे हैं घात लगा के कि आ गया साहब, रचयिता आ गया, इसको पकड़ लो, कभी आ गया। हो सकता है ये अर्थ ना हो, लेकिन घात में बैठे हैं। फिर जैसे उस स्टेशन पर, अब एक स्टेशन पे तो रुकेंगे ही कहीं ना कहीं, जैसे उस स्टेशन पर जहां भावों की रेलगाड़ी रुकती नहीं, बस धीमी होती है। यदि शब्द उछलकर सही भाव की पीठ पर हो जाएं सवार, तो जन्म लेने लगती है कविता। जो बात भामादंडी उद्भट के समझ में नहीं आई, इनकी समझ में आ गई। मैं सही बात बता रहा हूं, मैं दावे के साथ सिद्ध कर सकता हूं कि ये समझ गए हैं चीज को, कि शब्द तो थे, दिए गए शब्द थे, सवार थे पहले से रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी जिंदगी की है, या कविता की जिंदगी की है, या भाषा के निर्मात्री शक्तियों की है, या शब्द ब्रह्म की है। वो सवार पहले से थे वहां, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी नहीं है उनके लिए, रुकती नहीं है, धीमी हो जाती है। तो जैसे ही भाव ध्वनियाँ शब्द ध्वनियों की तलाश करती है, तो आपके चिंतन की रेलगाड़ी थोड़ी थम जाती है। आप ऊपर देखते हैं, यूरी नगेबिन नाम के एक उपन्यासकार हुए हैं रूस में। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर ने या विधाता ने या ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई होगी, तो पहले उसने सबसे पहले तो सोफे पे बैठ के सिगार जलाया होगा। सोचा होगा कि कैसे बनाए भाई, छल्ले उड़ाए होंगे तो मालूम हो सकता है ग्रह बन गया होंगे छल्ले का, उसके सिगार का क्या हो गया। तो ये फैंटेसी में कोई भी जा सकता है। या जब भी कोई भूमिका आप अपने लेखन की करते हैं, तो जैसे उकाब पक्षी होता है, वो डाल पे बैठ के ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाता है, अरे तू उड़ जा यार, तो ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, हवा क्या, पत्तों को हवा चाहिए क्या तेरी? नहीं, बिना जब तक वो पंख नहीं फड़फड़ाएगा आकाश में छलांग नहीं लगा सकता है ना। तो इसी तरह से कोई रनवे है, उस पर हवाई जहाज उड़ना है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं हवाई जहाज में लिखी, क्योंकि वहाँ से सूरज दिखाई देता है, क्षितिज दिखाई देता है। ये जिस कल्पना में जाना चाहते हैं उसका लोक इनके सामने खिड़की से दिखाई देता है। आप देखिएगा इनकी अनेक कविताओं में, अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आप पता लगा सकते हैं कि इन्होंने कभी झील के किनारे लिखी है, कि खेत में पगडंडी में लिखी है, या देवदार के वृक्षों के पास लिखी है, चीड़वन में लिखी है, या डल झील के पास लिखी है। सब प्रसंग आपको मिल जाएंगे। तो वो जो शब्द नहीं थे, वो कहीं पड़े थे, तिरस्कृत थे, उनके लिए स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकती थी, उन्होंने मौका देखा और झट से आ गए। तो एक प्रकार से ये कवि की शक्ति है कि उसके पास शब्द कूद के आते हैं, चलती रेल में से भी छलांग मार के आ जाते हैं। और पिछले शब्द और ये सारे शब्द वो क्या होते हैं, वो शब्द कहाँ जाते हैं, भाव की पीठ पर सवार होते हैं। तो भाव और शब्द का जो नाता अभी हमारे 2000 साल के इतिहास में हम उस पर बहुत चिंतन कर रहे हैं। इन्होंने इतने से शब्दों में बता दिया कि भाव की पीठ भी रेल में सवार थी, भाव की पीठ भी रेल में सवार थी। वो किसी सीट पे नहीं बैठे, पीठ पे बैठे। क्या बात, वाह। तो आप ऐसे कवि का अभिनंदन करिए, कविताएं सुनिए, जिसकी भावनाओं की पीठ पर शब्द सवारी करते हो। धन्यवाद। वाह वाह, क्या पीठिका है सर, वाह। आदरणीय अशोक जी ने इस अद्भुत व्याख्यान के साथ अपना, आइए बस चंद लम्हे और कि आलोक जी को हम सुने, दो चार कविताएं उनकी भी सुनेंगे।
उनकी एक कविता है जिसमें प्रयाग जी ने अभी जिक्र किया कि हर कविता की अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा होती है, बाकी चीज़ें हैं। एक सर शीर्षक है स्वाहा। बहुत अच्छी कविता है, वाह। आओ सीखें ऐसी भाषा जिसमें ना हो कोई शब्द, पर जिसमें रचा जा सके सबसे अद्भुत प्रेम गीत। आओ सीखें ऐसा संगीत जिसमें ना हो कोई स्वर, पर जिसमें छेड़ी जाए सबसे मधुर रागिनी। क्या बात है। आओ जोड़ें ऐसा रिश्ता जो हो परिभाषाओं से इतर, आओ खोजें ऐसी प्रज्ञा जिसमें स्वयं को स्वाहा करें ताकि मिट जाए मैं और तुम का भेद। वाह जी। आलोक जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपनी कुछ कविताएं अपने भावी पाठकों को सुनाएं, और जो लोग नहीं ले पाए हैं वो किताब बाहर है अवेलेबल, ले लें। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आदरणीय अशोक चक्रधर जी, आदरणीय ओम निश्चल जी, आदरणीय फरहत एहसास जी, प्रिय भाई अरुण माहेश्वरी जी, और प्रिय बंधु रंजीत चौहान जी। रंजीत चौहान जी मेरी कविता के सबसे पहले पाठक हैं, तो इसलिए उनका हाँ सबसे पहले पाठक हैं। और जितनी बातें यहाँ अभी मंच से कही गई, मुझे तो इन बातों का कोई इल्म नहीं है कि ये बातें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई हैं, ये नहीं पता। मैंने तो बस ये कुछ भाव थे, और जब शब्द उनकी पीठ पर सवार हो गए तो कविता आ गई। अब इसके बियॉन्ड मुझे नहीं पता, बाकी जो व्याख्या और शास्त्रार्थ है उसका मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन मुझे, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो उसके बहुत कुछ हकदार रंजीत चौहान जी हैं। जो पहला पाठक है वही होता है उसका हकदार, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन कहा कि अरे ये तो कविताएं अच्छी दिख रही हैं। लेकिन इनके ये कहने के बावजूद लगभग 1.5 वर्ष तक मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पे। तो उसके बाद फिर मेरे एक मित्र, मैं जब गोवा पहुंच गया, यहाँ पे ओम निश्चल जी उसमें प्रेजाइड ओवर कर रहे थे एक सम्मेलन में जो जश्न अदब का था, और उसमें मैंने पढ़ी भी और बहुत अच्छी बातें उसमें ओम निश्चल जी ने कहा था। उसमें एक मेरी जो कविता है वो, उसके बारे में उन्होंने कहीं मुक्तिबोध के बारे में कुछ बात की, फिर उस कविता का जिक्र किया। लेकिन उसके बावजूद मैं 1.5 साल तक संकुचित रहा कि पता नहीं ये किस किस्म की कविताएं हैं। तो गोवा में जब था तो मेरे एक और मित्र वहाँ पधारे जो लिटरेचर फेस्टिवल क्यूरेट करते हैं, कई सारे कर चुके हैं। तो उन्होंने फिर, वो दूसरे पाठक बने, फिर उन्होंने कहा कि ये जब आपने लिख लिया है, अब ये कविताएं आपकी नहीं हैं, ये तो ब्रह्मांड की कविताएं हैं, यूनिवर्स को समर्पित हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, आपका कोई हक नहीं है। तब मुझे ये बात मन में बैठ गई। फिर मैंने इसके छपवाने का प्रयास, मतलब प्रयास तो क्या है, फिर अरुण जी को मैंने कहा, जो इन्होंने बताया भी अपने संबोधन में कि 20-25 साल से ये मुझे नज कर रहे थे कि आप लिखिए लिखिए, आप केवल आते हैं और बातें करके चले जाते हैं यहाँ से, किताबों के बारे में लिखते कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इनको कहा, फिर बाकी जो प्रोडक्शन में टाइम लगा, और आज ये पुस्तक आपके सामने है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, क्योंकि रचना प्रक्रिया कवि की क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ कहा गया है। सिर्फ 4-5 कविताएँ मैं अपनी पढ़ना चाहूँगा। स्वागत। जो पहली कविता है वो है धुंध। ये हम सब अपने वर्तमान पर जो अतीत की धुंध की चादर लपेट देते हैं, और इतनी तहें लपेट देते हैं कि वर्तमान ही दिखना बंद हो जाता है। ये कविता उसके बारे में है। एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध, एक नई मुलाकात पर पुरानी मुलाकातों की धुंध, बनानी थी एक नई राह, बनानी थी एक नई राह, लिखनी थी एक नई कविता, तलाशने थे नए मायने। उस धुंध के बावजूद गर करनी है रोशनी, उस धुंध के बावजूद गर करनी है रोशनी, तो जलानी होती है रूह, क्या जला पाओगे? हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा, क्या जला पाओगे रूह। जो मेरी दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है खिड़की। और बेसिकली खिड़की बेशक एक हो, लेकिन उससे कितने किस्म के आकाश देखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बस ये कविता उसके बारे में है।
जरूरी नहीं कि खिड़की एक हो, जरूरी नहीं कि खिड़की एक हो तो सभी देखें उस खिड़की से एक सा आकाश। जरूरी नहीं कि खिड़की एक हो तो सभी देखें उस खिड़की से एक सा आकाश। और कभी कभी खिड़कियां जो हैं बहुत दूर परस्पर, कभी कभी खिड़कियां जो हैं बहुत दूर परस्पर दिखाती हैं वही जादुई नीला रंग, दिखाती हैं वही जादुई नीला रंग जो रात में सिल देता अंधेरे की चादर, जो रात में सिल देता अंधेरे की चादर, टाँक देता है उस चादर में अनगिनत सितारे, टाँक देता है उस चादर में अनगिनत सितारे और एक मुँह चिढ़ाता चाँद, और एक मुँह चिढ़ाता चाँद। परस्पर दूर टंगी खिड़कियों के पीछे, परस्पर दूर टंगी खिड़कियों के पीछे कैद आँखें, परस्पर दूर टंगी खिड़कियों के पीछे कैद आँखें डूब सकती हैं एक ही तिलिस्मी नीलेपन में, डूब सकती हैं एक ही तिलिस्मी नीलेपन में, और यूं मिट जाता है खिड़कियों और नीलेपन का द्वैत। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह। वाह शिवा। जो तीसरी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो नदी और समय इसका शीर्षक है। और बेसिकली समय बहुत तरीके से मेरी कविताओं में उपस्थित होता है, कई कई जगहों पे उपस्थित होता है, और यहाँ वो नदी की तरह एक नदी का रूप धारण करके उपस्थित हुआ है। नदी तुम समय सी हो, नदी तुम समय सी हो, तुम्हारी जलधार में फैली है एक दुनिया, तुम्हारी जलधार में फैली है एक दुनिया, जैसे समय के पाट में फैला है ये ब्रह्मांड, जैसे समय के पाट में फैला है ये ब्रह्मांड। बहती हुई धार पर बैठे ये पाखी और जलचर, बहती हुई धार पर बैठे ये पाखी और जलचर, तुम्हारी गोद में पलते गांव और शहर, सभी जीते हैं इस भ्रम में कि तुम उनकी हो, सभी जीते हैं इस भ्रम में कि तुम उनकी हो। जैसे समय के अत्यंत सूक्ष्म कगार पर टिके हम, जैसे समय के अत्यंत सूक्ष्म कगार पर टिके हम, मान लेते हैं एक झूठे दंभ में कि समय हमारा है। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह। समय के एक झूठे दंभ में कि समय हमारा है, पर न नदी किसी की है न समय किसी का है, दोनों बस बहते रहते हैं एक साक्षी भाव से। क्या बात, अच्छा है। जैसे समय उपस्थित होता है मेरी कविताओं में, वैसे स्मृति भी बहुत तरीके से, और स्मृति के बिना तो कविता हो ही नहीं सकती, मैं समझता हूँ। तो एक इसके ऊपर ये कविता है। छीलोगी जब स्मृति की परतों को, छीलोगी जब स्मृति की परतों को, पाओगी हर परत में जैसे एक पूरी फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी जैसी, पाओगी हर स्मृति में एक पूरी फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी जैसी, और हर परत को छीलते हुए सुनाई देगी साहिर की कोई नज़्म। क्या बात है, हर परत को छीलते हुए सुनाई देगी साहिर की कोई नज़्म या केदारनाथ सिंह की कोई कविता। समय के साथ खंडहर हो जाते हैं मकान, गांव या शहर, समय के साथ खंडहर हो जाते हैं मकान, गांव या शहर, कभी कभी एक पूरी सभ्यता भी, कभी कभी एक पूरी सभ्यता भी, पर कभी खंडहर नहीं होती स्मृतियाँ, पर कभी खंडहर नहीं होती स्मृतियाँ। बहुत अच्छी बात, वाह। जब छीलने को होगी आखिरी परत, जब छीलने को होगी आखिरी परत, तो ठिठक जाएंगे हाथ, तो ठिठक जाएंगे हाथ, हौले से पूछ लूँगा कानों में, क्या जाना एक मुश्किल रास्ता नहीं था, वाह। क्या जाना एक मुश्किल रास्ता नहीं था। मेरे अंदर रहता है थोड़ा सा जहांगीर खान, जहांगीर खान एक कैरेक्टर है, शाहरुख खान की एक पिक्चर डियर जिंदगी आई थी उसका, तो मैंने वहाँ से उसको उठाया है। मेरे अंदर रहता है थोड़ा सा जहांगीर खान जो कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल रास्ते सबसे अच्छे रास्ते नहीं होते, जो कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल रास्ते सबसे अच्छे रास्ते नहीं होते। और एक आखिरी कविता, तुम्हारी याद, फिर से स्मृति है। तुम्हारी याद जैसे मेरे शहर का एक चमकीला दिन,
तुम्हारी याद जैसे मेरे शहर का एक चमकीला दिन, जैसे भिंसती हुई धूप, जैसे भिंसती हुई धूप, गुनगुनाती हुई हवा, नीले आसमान में बादल के फाहे, नीले आसमान में बादल के फाहे। इसमें मैंने जैसे शब्द का इस्तेमाल कम कर दिया लेकिन अर्थ वही है। तुम्हारी याद जैसे मेरे शहर का एक चमकीला दिन, जैसे भिंसती हुई धूप, गुनगुनाती हुई हवा, नीले आसमान में बादल के फाहे, मचलते हुए फूल, मचलते हुए फूल, इठलाती हुई एक नदी, इठलाती हुई एक नदी, बेसाख्ता खिलखिलाता बचपन, बेसाख्ता खिलखिलाता बचपन, शाम की चुप में दूर किसी मंदिर की घंटी, शाम की चुप में दूर किसी मंदिर की घंटी। क्या तुम्हारे शहर में मेरी याद भी ऐसा ही कोई मौसम लाती है? अच्छा, वाह। एक आखिरी, अगर इजाज़त हो तो। जी जी, स्वागत है। क्या रंजीत साहब? शाम आती नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़िए, स्वागत। आप तो कैलेंडर में ना ये आखिरी है। बसंत में पतझड़, बसंत का मौसम आ गया है और पतझड़ भी बहुत दूर नहीं है। अभी कुछ दिनों में धरती सूरज की परिक्रमा में ले आएगी फागुन। फागुन अपने आप नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों में धरती सूरज की परिक्रमा में ले आएगी फागुन और करेगी अगवानी फागुन की, पीली सरसों की बिछी चादर पर, पीली सरसों की बिछी चादर पर झूमेंगे रंग बिरंगे फूल, झूमेंगे रंग बिरंगे फूल। जब आम की बौर की गंध लिए मलयानिल छुएगी देह, जब आम की बौर की गंध लिए मलयानिल छुएगी देह। महुए की महक से जंगल पर छाएगा नशा, महुए की महक से जंगल पर छाएगा नशा। प्राणों से फूट पड़ेगी कजरी और चैती, प्राणों से फूट पड़ेगी कजरी और चैती। चहुं ओर जब छाएगा बसंत, चहुं ओर जब छाएगा बसंत, मेरे मन में रहेगा पतझड़, मेरे मन में रहेगा पतझड़, क्योंकि तुम नहीं रहोगी अब की जब आएगा बसंत। धन्यवाद, थैंक यू। आपने आलोक जी की कविताएं सुनी, अद्भुत सभी का वक्तव्य आपने सुने, व्याख्यान सुने, उनकी किताबों के बारे में। महेश्वरी जी ने बोला, फरज साहब, ओम जी, आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, आदरणीय अशोक चक्रधर सर, सभी ने बातें की। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, बस्सी सर तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया सर। एक अरसे के बाद मुलाकात हुई। सर भी शायरी करते हैं। 2014 में जब ये पुलिस चीफ थे तब इन्होंने नीचे मल्टीपर्पज़ हॉल में हमारा एक फंक्शन था, तब इन्होंने हमें कुछ शेर सुनाए थे। पता नहीं सर आपको याद हो कि नहीं है? नहीं है, तब अब नई किताब आपकी भी तैयार हो जाएगी। बहरहाल पीके त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं और सभी लोग, हमारे डॉक्टर यश गुलाटी साहब तशरीफ़ लाए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आलोक भाई ने कहा कि जो है ये मेरे पहले पाठक थे और इन्होंने कहा कि नहीं, पहले इस मामले में मैंने पहले ही कहा आलोक भाई कि मैं हाँ तो सबसे कह लेता हूँ, पुलिस वालों से तो कह ही देता हूँ कि हाँ, लेकिन मैं टरकाने में बहुत माहिर हूँ। हम जल्दी से जश्न अदब के करीब हाँ ये हो जाएगा, लेकिन उस वक्त पहली बार सुन करके जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा कवि जो अभी हम सबसे दूर है, उसको मंच पे अब आने की ज़रूरत हो गई है। और जाहिर है उनकी अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही आगे चल कर के तकरीबन 60 साल की रिटायरमेंट की एज होती है हिंदुस्तान में, तो हर कहीं होती होगी, तो उसके बाद तो ये रिटायर ही नहीं होंगे, यहाँ से रिटायरमेंट तो नहीं होना है कम से कम। तो बस इस उम्मीद के साथ कि आप सभी किताब ख़रीदें, पढ़ें। और किताब तो ख़रीद के पढ़ने का ही मज़ा है, बाकी तो तोहफे में भी किताबें दी जा सकती हैं अगर दें तो। मेदा फाजली साहब ने अब कहा था, अगर वो जुमला कह के मैं आखिरी यहीं पर ख़त्म करूँगा कि कुछ भी ना बचा कहने को, सब बात हो गई, आओ चलो शराब पी रात हो गई। तो ऐसा है कि हाँ हाँ, और कहीं जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि हम ले जा रहे हैं, आप ले जा रहे हो तो हमें भी लिए चलिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अगली महफिल तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।